सरफरोशी है हीमा तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। कौम के जरी पासबानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, लोगों में आसानियां बांटिए, लोगों में खुशियां बांटिए। आज एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, योमे दिफाए पाकिस्तान। 6 सितंबर है आज, और आज हमने अपनी पूरी काविशें की हैं, पूरी कोशिश की है कि एक प्रॉपर सोलफुल ट्रांसमिशन आप तमाम लोगों के सामने हम प्रेजेंट कर सकें। 6 सितंबर की स्पेशल नई सुबह की टीम की हमेशा से कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें डिज़ाइन की जाएं, आप लोगों के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें अलाइन की जाएं। आज एक बड़ा दिन, अगर हम बात करें उस दिन की जिस दिन 6 सितंबर 1965 था, इंडिया ने हमला किया बॉर्डर पे। पाकिस्तान के जानिसार जांबाज सिपाहियों ने कदम आगे बढ़ाए, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क पे आने वाली मुसीबत को रोका, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जितनी भी माएँ बहनें थीं, उनको पता था कि वो सब इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अगर हम आगे नहीं बढ़े, अगर हमने हिम्मत नहीं की, तो यकीनन बात और कहानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हमने अपना दिफा किया, हमारे जांबाज सिपाहियों ने अपना दिफा किया। उस दिन बहुत बहुत कश्मकश थी, बहुत ऐसी चीजें थी जहां कहीं अगर हिम्मत हार देते तो शायद हार जाते, लेकिन चूंकि अपना मुल्क बचाना था, अपने लोग बचाने थे, इसलिए कदम आगे बढ़ाया, बॉर्डर पे अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहादत का जाम नोश फरमाया, लेकिन किसी भी तरह से अपने मुल्क को, अपनी माओ बहनों को, अपने लोगों को मुस्मार नहीं होने दिया। अपने लोगों को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेले हैं। तो उन जांबाज सिपाहियों को, उन शहीदों को, उन तमाम मुजाहिदों को सलाम पेश करती है वीनस एंटरटेनमेंट की पूरी टीम। आज के दिन 6 सितंबर के दिन, योम दिफाए पाकिस्तान के दिन के इस दिन हमने अपना दिफा किया, हमारे जांबाज सिपाहियों ने दिफा किया, मुल्क बचाया, लोग बचाए। इसी तरह से हम और आप भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा
लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन अगर वही सेक्रीफाइसेस हम अपने मुल्क के लिए करें, अगर वही सेक्रीफाइसेस हम आवाम के लिए करें, अगर वही सेक्रीफाइसेस हम हक बात के लिए करें, तो यकीन जानिए कि जो उस दौर में जिन लोगों ने जामे शहादत नोश किया था और उनकी फैमिलीज को एक खुशी थी, वो खुशी ये थी कि शहादत का मर्तबा नसीब हुआ था, तो यकीन जानिए कि अगर हम जिंदा रहते हुए ऐसे बहुत सारे काम करें, अपना दिफा करें, अपने मुल्क का दिफा करें, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देखें कि कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं हो रही, कहीं कोई किसी का दुश्मन तो नहीं है, कहीं कोई किसी की जड़ें तो नहीं काट रहा, कहीं कोई किसी के लिए नुकसान का बायस तो नहीं बन रहा, तो दिफा करना चाहिए। जैसे हमारे बेतहाशा जांबाज सिपाहियों ने, हमारे बेतहाशा जांबाज मुजाहिदों ने फ्रंट लाइन पर आकर, और ना सिर्फ ये जंग सिर्फ और सिर्फ उन मुजाहिदों के लिए नहीं थी, ये जंग थी पाकिस्तान का एक पूरा बरकरार रखने के लिए, रोब दबदबा, पाकिस्तान को अमन व अमान का गहवारा बनाने के लिए ये जंग थी। जब हमला किया गया तो रात का पहर था, और अगर वो लोग चाहते तो नहीं जाते, उनकी भी अपनी फैमिलीज थी, उनके भी अपने लोग थे। आजकल का हमारी जो मतलब थिंकिंग है, हमारी जो चीजें हैं वो ये हैं कि अगर हमें अपने बराबर वाले घर से भी आवाज आती है किसी को हमें हमारी हेल्प चाहिए, या कोई हमारे लिए हमसे हेल्प मांग रहा है, हम नहीं जाते, माजरत के साथ नहीं जाते। हम क्या करते हैं कि नहीं भाई, अपनी नींद कौन खराब करे, अपना सुकून कौन बर्दाश्त करे, बर्बाद करे। लेकिन मसला सारा ये है कि इन लोगों ने किया था। अगर हम बात करें 1965 की वॉर की, तो जब बॉर्डर पर हमारे जाबाज सिपाही गए थे, अब दुश्मन को रोका था, दुश्मन को अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से रोका था, तब उस वक्त को अगर हम याद करें, तो अगर पूरी हिस्ट्री देखी जाए, अगर पूरी बात की जाए, तो मैं नहीं समझती कि हम आज अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में, किसी भी अमल दखल में पीछे हो सकते हैं, और हमें होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, पाकिस्तान के लिए लाखों कुर्बानियां दी गई हैं, पाकिस्तान हमें बड़ी जद्दोजहद से मिला है, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से मिला है, हमारे जांबाज सिपाहियों की कुर्बानियों से मिला है, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने दी, अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने दी। जबकि इंडिया का दावा था कि वो जश्न मनाएंगे लाहौर के जिम खाने में, वो अपना आज मतलब लंच करेंगे। वो क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जब उन्होंने कहा हमने हमला किया, उनके पास बहुत सारे हथियार थे, उनके पास बहुत सारा सामान था, लेकिन नाकामी उनको इसी वजह से मिली क्योंकि हमारे जो लोग थे उनके पास जज्बा था, मुल्क बचाने का जज्बा था, मुल्क की खिदमत करने का जज्बा था, मुल्क के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा था। कामयाबी इसलिए हमें मिली, हमने अपना डिफेंस किया, हमने अपना दिफा किया, हमने दुश्मन को रोका, हमने अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। आज का शो होने जा रहा है बहुत स्पेशल, बहुत सारी पर्सनालिटीज हमें ज्वाइन करने जा रही हैं जिनसे डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारी बात होगी। योम दिफा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कैसे हम अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, उस बारे में हम जा रहे हैं ब्रेक पे। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है। ब्रेक के बाद 6 सितंबर की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपने रहना है नई सुबह के साथ। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह में। आई होप कि आप तमाम लोग आज भी हमारे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। एक बड़ा दिन है, योम दिफा पाकिस्तान है, 6 सितंबर है। नई सुबह की हमेशा से कोशिश होती है कि अपने हर ओकेजन को, अपने हर इवेंट को यादगार बनाया जाए और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को शो में शामिल किया जाए कि जिनसे बात करके हमें तो खुशी होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा खुश हो। आज एक बड़ा दिन है, योम दिफा पाकिस्तान। पाकिस्तान के जांबाज सिपाहियों ने, पाकिस्तान के जांबाज मुजाहिदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन दुश्मन को जेर किया, अपने मुल्क पर कोई आंच नहीं आने दी, अपना डिफेंस किया, अपना दिफा किया। इसी वजह से हम इस दिन को याद करते हैं योम दिफा पाकिस्तान के नाम से। हर साल बड़े जोश जज्बे से दिन हम मनाते भी हैं
हम जो है उनकी कुर्बानियों को, अजीम कुर्बानियों को याद भी करते हैं, लेकिन सिर्फ याद रखना ही नहीं होता। अगर आपको कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ कमियां हैं, तो उसे आप ना खुद अगर निकलेंगे बाहर, खुद बात करेंगे तो वो पूरी हो सकती है। बस बैठ के दूसरों पे बातें करना ये कोई हल नहीं है। उठिए, स्टेप लीजिए। अगर आपको लगता है आप कुछ कर सकते हैं, बीइंग अ यूथ, मैं इस वक्त उन सारी यूथ से मुखातिब हूँ जो हमें देख रही है। अगर वो ये समझते हैं कि वो जिंदगी में उनके पास कोई गोल्स हैं और उन्हें उनको अचीव करना है, लेकिन वो फिर वही बात है कि वो समझते हैं कि नहीं, हमारा मुल्क तो ऐसा है, हमारा मुल्क तो ऐसा है, सबको आजकल एक ही धुन है, किसी तरह पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। भाई क्यों चले जाएं? पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर सकते कि आप लोगों ने भी किया है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। स्टूडियो में बहुत खूबसूरत सी पर्सनालिटीज ने हमें ज्वाइन किया है, वन बाय वन मैं आपसे करवाऊंगी उनका इंट्रोडक्शन। बात करेंगे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की पे और उन अजीम कारनामों पे जो कि पाकिस्तान के लिए किए गए हैं, जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। आज वो लोग हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। ऑन माय राइट हैंड साइड अगर मैं जिक्र करूं, एक ऐसी पर्सनालिटी, द मोस्ट सीनियर रिटायर्ड कैप्टन है वो, और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। 1991 में उन्होंने विजिट किया एंटार्क्टिका को और वहां उन्होंने जिना स्टेशन कायम किया और साथ ही पाकिस्तान का झंडा नस्ब किया, जिसे मैं समझती हूँ कि मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, तो मुझे एक अलग से एक जुज्बा हुब्बुल वतनी मेरे अंदर है, तो यकीनन आप लोगों के दिल में भी होगा। उनसे बात करेंगे उनकी इस जर्नी के हवाले से, उनसे पूछेंगे कि आज का जो नौजवान है उसको वो किस नजरिए से देखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन तारिक मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू नई सुबह। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं आपको एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन जो हमने लॉन्च किया था 1990 और 1991 में, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूँ, क्योंकि ये एक्सपीडिशन का आइडिया आया कैसे, लोगों ने क्यों कहा कि आप जाएं पाकिस्तान का स्टेशन कायम करें एंटार्क्टिका में। सवाल ये था कि बहुत सी कंट्रीज़ जो इंटरनेशनल स्टेशन कायम किए हुए थी एंटार्क्टिका में 1901 से, और हमने एक्सपीडिशन लॉन्च किया 1990 में। तो 90 साल बाद पाकिस्तान ने एक अटेम्प्ट की, और कोई भी हिस्ट्री कहती है कि कोई भी मुसलमान मुल्क या मुसलमान शख्स ने एंटार्क्टिका रुख ही नहीं किया। तो इसलिए और पाकिस्तान के स्टाफ कॉलेज में 1980s में एक ऑफिसर ने रिसर्च अपना सबमिट किया, रिसर्च वर्क, और उसमें उसने कहा कि एंटार्क्टिक ट्रीटी जो ख़त्म होने वाली है 1991 में, अगर पाकिस्तान नहीं गया एंटार्क्टिका 91 तक, तो एंटार्क्टिका डिवीज़न हो सकता है और जो कंट्रीज़ वहाँ पे मौजूद हैं उनमें वो डिवाइड हो जाएगा। और एंटार्क्टिका बेसिकली इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, जैसे इंडिया और चाइना मिला के इतना बड़ा इलाका है, और वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही नहीं है, बल्कि एंटार्क्टिका के नीचे, बर्फ़ के नीचे आइस, पहाड़ हैं और लेक्स हैं, वोल्केनोज हैं। तो इसलिए लोग ये ख्याल करते हैं एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ़ है। बर्फ़ तो 98% पानी जो है वो फ्रेश वाटर वहाँ। बिल्कुल सर, आपसे इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे सवालात भी हैं आपके लिए जो कि हमने आपसे करने हैं, क्योंकि एक बड़ा एजाज है पाकिस्तान के पास कि आप जैसे लोग जो है, बल्कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, आप गए। सर से भी बात करेंगे, लेकिन ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड कुछ और पर्सनैलिटीज भी हैं हमारे साथ स्टूडियो में। मैं समझती हूँ कि आप अगर अच्छा बोलते हैं, अगर आप के अंदर एक टैलेंट है, अगर आप लोगों को जो है वो कायल कर सकते हैं अपनी बात से, पॉजिटिव बात पे, ये कि आप किसी को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ कायल करें, उसे बताएं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर वो सही कर रहे हैं लेकिन सही डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, सही पाथ की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में जरूरत है एक मोटिवेशनल स्पीकर की। हमारे साथ स्टूडियोज में सब मौजूद हैं, कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैनेजमेंट मेंटोर हैं, प्रोफेसर सलमान राजा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। बहुत सारी बातें आपसे भी मैंने करनी है, और ये कैसे हो सकता है कि नई सुबह का सेट हो और 6 सितंबर का स्पेशल इवेंट और हम अपने शो में किसी ऐसी पर्सनालिटी को, किसी ऐसे सिंगर को दावत ना दें जो कि हमारे स्टूडियोज में जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर उभारे और कुछ हमें बहुत जबरदस्त से मिली नगमे सुनाए जाएं। साथ साथ ये चीजें बहुत जरूरी है कि मैं हमेशा से कहती हूँ, नई सोच, नया आगाज, वीनस एंटरटेनमेंट है, तो आप तमाम लोगों के लिए मैं यहाँ पे कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ भी प्रोवाइड किया जाए। एक बेहतरीन सिंगर, एक बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, एंटायर द शो हमारे साथ रहेंगी और उनसे उनकी बहुत खूबसूरत सी आवाज में कुछ मजे मजे के मिली नगमे सुनेंगे। गौरी अब्बास, अस्सलाम वालेकुम गौरी, वेलकम टू नई सुबह। अभी थोड़ी देर में हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे सुनते हैं कुछ मजे मजे के ट्रैक्स। मैं सलमान, अगर आपकी तरफ आऊँ, जैसे सर ने भी डिफाइन किया, सर ने बताया कि उनके अंदर एक जज्बा था, तभी उन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने के लिए सोचा, एंटार्क्टिका जैसी जगह पे जाना, वहां जिना स्टेशन कायम करना, फिर वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
यूथ से इंटरेक्शन भी रहता होगा, क्योंकि हमेशा हम यूथ की बात ज्यादा करते हैं जरा, क्योंकि ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल है। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो यूथ है उसमें वही 1965 वाला जज्बा है? देखिए 1965 वाला जज्बा है नहीं है, ये तो बड़ी कंपैरेटिव बात है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कौमों को अगर जांचना है कि कौम किस रुख पे जा रही है और उसका फ्यूचर क्या है, तो आप मुशाहिदा करें कि उसकी यूथ जो है, उसकी नौजवान जो है, वो क्या माइंडसेट रखते हैं। ये कौम की डायरेक्शन का पता चलता है इससे। एक बात। दूसरी बात, ये जो मैं जितने भी यंग बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, हज़ारों बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उनको नहीं आइडिया कि ये जज्बा, ये कैफियत क्या चीज़ है। तो उसकी एक वजह है, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि लोग बातें तो करते हैं, लेकिन खड़े होकर स्टेप अप करना और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आना, वो हमारी यूथ को एहसास नहीं है। अच्छा, एहसास कब होता है किसी भी इंसान को? जब उसमें से वो कैफियत गुजरती है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, आपका कोई करीबी या आप खुद, आप बॉर्डर पे जाके खड़े हुए और आपको नहीं पता आप वापस आएंगे नहीं आएंगे, कब दुश्मन की गोली सामने आ जाए, और आप इस मदरलैंड को, इस वतन को डिफेंड कर रहे हैं, इस बाउंड्री को डिफेंड कर रहे हैं, तो आपको फिर वो कैफियत गुजरेगी आप पे, फिर वो आपकी सारी फीलिंग गुजरेगी। तब आपको रियलाइज होगा, तब आपको एहसास होगा कि एक जंग में जाना जो है वो किसी भी कौम के लिए कितना ज्यादा तकलीफ देह भी होता है, कितना ज्यादा इम्तिहान भी होता है। और जो लोग कुर्बानियां देते हैं उन जंगों के अंदर, उन पर क्या गुजरती है, उनके घर वालों पर क्या गुजरती है। तो हमारी यूथ को से एक ज़माने में कॉलेजेस के अंदर एनसीसी का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ट्रेनिंग कराया करते थे बेसिक, कि जी हर बच्चा जो है वो इस बेसिक ट्रेनिंग से गुजरे। मुझे लगता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर हर स्कूल मैट्रिक लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एनसीसी नहीं, कम से कम 6 महीने साल भर की सर्विंग आर्मी में करवानी चाहिए। बिल्कुल, ताकि हमारे नौजवानों में एक तो जज्बा हुब्बुल वतनी आए, बहादुर बने, और दूसरा उनको ट्रेन करके रखे हम इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें कभी जरूरत पड़े। तो ये आप किस तरह से मैनेज करते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा लड़का आ जाता है, कोई यूथ हमारी ऐसी आ जाती है जिसको ये सारी चीजें बहुत बेमायने लगती हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बेमायने लगती हैं। ठीक है भाई, लड़ ली जंग, लड़ ली, कर दिया, होगा शहीद, सही है, अब हमारा टाइम है, अब हम देखेंगे। तो आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं यूथ को? मैं उनको समझाता हूँ कि बुनियाद समझे, इख्तिलाफ राय रखना जो है वो हर इंसान का हक है। मैं आपकी किसी भी बात से इख्तिलाफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी मुखालफत में आ जाऊं, उससे मैं अपने आप को भी तबाह करूंगा और मैं दुश्मनी में आ जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मुखालफत पे आ जाएंगे तो अपने आप को भी तबाह करेंगे और दुश्मनी पर आ जाएंगे। अभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवालात हैं। यौम दिफा पाकिस्तान हम यहाँ पर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुजरत में। 6 सितंबर का स्पेशल शो आज आप लोग देख रहे हैं। हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन। हमने हर बार कोशिश की, जैसे 14 अगस्त पे हमने आप लोगों के सामने एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट की थी 8 आवर्स की लाइव ट्रांसमिशन। इसी तरह से आज भी हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। वीनस की हमेशा कोशिश होती है, वीनस फैमिली की हमेशा से कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी मुफीद बातें हमारे शो में शामिल की जाएं। हमारे साथ कैप्टन साहब मौजूद हैं, हमारे साथ सलमान मौजूद हैं। हमने काफी देर बातें की हैं, लेकिन अब हम चाहेंगे जरा गौरी की तरफ बढ़ें और गौरी से पूछें कि आप हमें क्या सुना रही हैं। हमारी ऑडियंस बेकरार है आपकी आवाज सुनने के लिए भी, और एक जबरदस्त सा पाकिस्तानी नेशनल सॉन्ग हमारे प्रोग्राम की जीनत बनाइए प्लीज। जी जरूर, मैं एक मिनी नगमे से स्टार्ट लूंगी। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब सर बिखराए,
क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुन ले तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। क्या बात है। पाकिस्तान सदा जिए, पाकिस्तान सदा शाद रहे, आबाद रहे, हम सबकी यही दुआ है। और हम सबको दुआ के साथ साथ कोशिशें भी करनी चाहिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमेशा बात करती हूँ, आज फिर वही बात करूंगी कि जिस तरह अपने घर में कचरा नहीं फेंकते, इस तरह कोशिश करें कि पाकिस्तान में, अपने शहर में, अपने मुल्क को भी सफाई से जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कि रोड पे चलते हुए आपने कहीं भी कचरा फेंक दिया, अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास डस्टबिन वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करें अपने बैग में रखें, लेकिन उसको जाके किसी प्रॉपर किसी जगह पे जो है वो थ्रो करें। ऐसा ना करें कि अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, अपने शहर की गलियों को गंदा रखें। और कल भी हम इसी बात पे बात कर रहे थे, रोज इसी बात पे बात करेंगे कि जहां पर लिखा होता है कि क्या कचरा नहीं फेंका जाए, वहीं सबसे ज्यादा कचरे का ढेर होता है। ये माइंडसेट चेंज करने की शदीद जरूरत है हमारी आवाम को। सलमान, क्या बात करेंगे इस पे? आप खूबसूरत बात की, मुस्कुरा रहा था जब आप ये बात करेंगे। आपने सही कहा कि कचरा ना फेंकें, और जहाँ लिखा होता है वहीं कचरा फेंकते। उसकी वजह है कि हम सिर्फ ज़ाहिरी कचरा नहीं फेंकते, हम जहनी कचरा भी फेंक रहे हैं। हमारे जहन में भी नेगेटिविटीज भरी है। अच्छा, कॉल जो इंटरनेशनल स्पिरिचुअलिटी को अगर आप स्टडी करें, उसमें कहा जाता है कि आप जो सोचते हो, जो गुमान करते हो, वैसे आपकी जिंदगी उस डगर पे जाती है। तो अगर आपकी अप्रोच नेगेटिव है तो आप एंड अप, आपका मंजिल, आपकी मकसद भी नेगेटिविटी पे ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी गुजारेंगे, माना इस मुल्क में तकलीफें हैं, माना मामलात सही नहीं, माना मुश्किलें हैं, माना गुर्बत है, माना परेशानियां हैं, लेकिन जितनी भी कौमें दुनिया में बनी है वो इन्हीं हालात से निकल के बनी है। तो इन हालात से निकल कर हमें ही लेके जाना है मुल्क को, कोई बाहर की एलियन नहीं आएगी हमें ले जाने की। ऐसा ही है। तो ये हमारे यूथ को समझना चाहिए, हमें खुद से जो है वो काम करना चाहिए। जैसे कि कैप्टन साहब की जर्नी आप लोगों के सामने है कि वो अंटार्कटिका गए 1991 में, और वहां पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करा। सर, मुझे बताइए, अगर हमारी आज की यूथ सुन रही है, सारी चीजें, आपकी पूरी एक जर्नी है, आपने भी डिफाइन भी की कुछ शॉर्ट में, तो मुझे ये बताइए कि बेसिकली आप और आपकी टीम, जब आप लोगों ने ये प्लान किया अंटार्कटिका जाने का और पाकिस्तान के लिए इस तरह से काम करने का, क्या मुश्किलात पेश आई, जरा वो शेयर कीजिए हमसे। राइट, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान चूंकि कभी गया नहीं अंटार्कटिका, एक ऐसे बर्रे आजम जो जहाँ कोई जाता नहीं, जो तकरीबन 7,000 नॉटिकल माइल दूर है, 15,000 किलोमीटर दूर है, तो कभी कोई गया नहीं वहाँ पे। तो किसके पास इतना नो हाउ था जो वहाँ लेके जाए पाकिस्तानी टीम को? नो वन हैड दैट इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। तो नेवी ने मुझे सेलेक्ट किया कि आई वॉज इन ग्वादर एट दैट टाइम, मैं ग्वादर में बेस कमांडर था। मुझे एक दिन फ़ोन आया मेरे हेडक्वार्टर से सितंबर में 89 में कि आर यू विलिंग टू गो टू अंटार्कटिका? मैं कहा सर एनी टाइम, एनी प्लेस आउटसाइड ग्वादर विल बी एक्सेप्टेबल, बिकॉज इन दोज डेज वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, 80s की बात है। ओके। तो दूसरे ही दिन मुझे ऑर्डर आ गया, कम टू इस्लामाबाद, टेक द ब्रीफिंग एंड प्रिपेयर टू गो टू अंटार्कटिका। विदाउट एनी नॉलेज एंड विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आई हैड टेकन अप द चैलेंज एंड सेड कि यस आई विल गो। और उन्होंने कहा कि जी आप अकेले जाएंगे और जर्मन एक्सपीडिशन जा रहा है अंटार्कटिका, आप उनको ज्वाइन करेंगे। ओके। और वो जा रहा है अर्जेंटीना से, और आप ज्वाइन करना है उनके जहाज़ को, उस पर साइंटिस्ट होंगे और आपने पोस्ट करना है एज अ साइंटिस्ट, और चीज़ें सीख के आनी है वहाँ से कि कैसे एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं, कैसे मुहिम लॉन्च की जाती है, और कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है, और प्रोसीजर्स क्या हैं। क्योंकि अंटार्कटिका एक बहुत ही ख़तरनाक जगह है, वहाँ पे हर वक्त तूफ़ान आ रहे होते हैं, बर्फानी फॉग होती है वहाँ पे, और वाइट आउट्स होते हैं, कुछ नज़र नहीं आता तूफ़ान के अंदर भी, और कई दिन कंटिन्यूस 4 डेज 5 डेज इस तरह तूफ़ान चल रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ें के बावजूद आपने अपनी टीम को लेके जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे सक्सेसफुल होके वापस आना है। दैट वाज द मेन थिंग आई हैड टू लर्न के कैसे करना है। तो वो एक्सपीडिशन हमने किया, और 89 में मैंने ज्वाइन किया। मगर जाने से पहले एकदम, आई वाज बैचलर एट दैट टाइम,
एकदम घर से कॉल आ गई, जी यू गेट मैरिड बिफोर यू गो। ओके। तो अब सवाल ये था कि क्या ससुराल वालों को पसंद आएगा कि ये बड़ा मैटर करता है। उनका दामाद चला जा रहा है 15 दिन के बाद शादी के, और वो वापस वो भी आएगा कैसी जगह, कैसी जगह, बिल्कुल, बिल्कुल। खतरा थी मौजूद। बिल्कुल। तो बहरहाल मैंने कहा जी आई विल गो दिस ईयर आल्सो एंड आई विल गो नेक्स्ट ईयर आल्सो, वेदर यू एक्सेप्ट मी और डोंट एक्सेप्ट। क्या बात है जबरदस्त सर ने तो दैट वाज द मोटिवेशन एट दैट टाइम कि यू हैव टू अचीव द टारगेट, पाकिस्तान के लिए करना है। और तो फिर मेरी शादी हुई और शादी के 15 दिन के बाद आई लेफ्ट फॉर अंटार्कटिका। सर बिल्कुल आपने पाकिस्तान के लिए काम किया, लेकिन आजकल के लोग जो है ना वो बड़े, वो कहते हैं ना, मुफाद परस्त है, उनको हर चीज में फायदा चाहिए होता है। तो सर जरा अपनी ज़बानी ये बताइए कि आपने जो मुहिम की, एक तरीके से इसको मुहिम कहेंगे हम, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा मिला? तो जब हम वहाँ से जर्मन एक्सपीडिशन 3 महीने का था मुहिम, उनकी 3 महीने, उनकी एक एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। चूँकि मैं नेवी में था तो मैंने जहाज़ के ऊपर होते हुए उनकी लाइब्रेरीज़ को विज़िट किया। उनके जहाज़ की अपनी लाइब्रेरी में बहुत अच्छी किताबें थी और सारे नोट्स बनाने में बहुत हेल्प हुई। और वो नोट्स बनाए, ऑब्जर्व किया करके फिर जब मैं वापस आया 3 महीने बाद वहाँ से अंटार्कटिका से, तो नेवल हेडक्वार्टर ने कहा कि प्रेजेंटेशन दें, आप क्या करना है, हमने पाकिस्तान की टीम लेके जानी है, ठीक है, एंड यू आर द ओनली वन हु नोज हाउ टू डू इट, क्योंकि और कोई गया नहीं है। तो मेरी प्रेजेंटेशन हुई और रिपोर्ट्स लिखी गई और फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, उसी साल जिस साल में वापस आया था उसी साल हम पाकिस्तान एक्सपीडिशन लेके जाएंगे दिसंबर में, ठीक है, एंड यू प्रिपेयर फॉर इट। तो टीम बनी, बाकायदा टीम को कहा गया आप चार्टर करें जहाज़ को और हेलीकॉप्टर को चार्टर करें, और वो इस तरह हमने टीम बना के, टीम में हमारे शामिल थे नेवी के जवान, ऑफिसर्स भी थे, जवान भी थे, 13 नेवी के थे, 11 आर्मी के थे, 11 साइंटिस्ट थे, क्योंकि क्या बात है। जी हाँ, टोटल 33 लोग थे जो हमने टीम बनाई और एक जहाज़ चार्टर किया। कराची से हम लोग सेल किया हमारे जहाज़ ने, और 12 दिसंबर 1990 जब हम चले, 1990 की बात है। और यहाँ से हम चले, उसके बाद 23 दिन तक हम कंटिन्यूस चलते ही रहे जहाज़ में, और रास्ते में तूफ़ान मिले हमें जहाज़ एक जगह फंस भी गया आइस के अंदर, क्योंकि वहाँ समुद्र है, जम जाता है, 1000 मील तक समुद्र जमा होता है। आपके जहाज़ ने आइस ब्रेक करना होती है और उसमें फिर आपने रास्ता बना के निकलना होता है। तो इस तरह उन खतरात को करते मिलते हुए हम फिर जब पहुँचे अंटार्कटिका, तो वहाँ पे जैसे ही हमने वहाँ पे टीम अपनी लैंड की, एकदम तूफ़ान आ गया वहाँ पे, और तूफ़ान चला 5 दिन तक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, डे एंड नाइट। और अंटार्कटिका में उन दिनों में नाइट नहीं होती थी, डे ही डे होता था, 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है। क्या बात है, जबरदस्त। सर ने इतनी सारी मुश्किलात तय की हैं और उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। हमारे साथ शो में एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो कर लीजिए। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से एक बार कॉल बैक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर, हम आपसे जैसे बात कर रहे थे, सर ने बताया कि बहुत सारी मुश्किलात हमें तय करने को उनको मिली, और वो सर की बातों से ना मुझे वो वाला एक शेर मेरे माइंड में घूम रहा था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये वाकई ये लोगों की आप जैसे लोग हमारे लिए मशाल राह हैं, इंस्पिरेशन है, जिनसे बात करके या जिनकी जर्नी सुन के हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सलमान, अगर हम बात करें मुल्क के दिफा की, अगर बात करें जैसे योम दिफा पाकिस्तान है आज, तो अब हर दिफा जो है मुल्क का वो असले के जोर पे नहीं किया जा सकता, असले से नहीं किया जा सकता। अगर आज हम ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क का दिफा करें या मतलब लोगों के लिए अपने मुल्क को मजबूत बनाएं, तो हमें हमारी यूथ को एम्पावर करना पड़ेगा, हमें उनको स्किल्स देनी पड़ेंगी, हमें उनका माइंड मेक करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप? ये आपने सही कहा। देखिए, मतलब किसी मुल्क का दिफा सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं होता, उसकी फिजिकल बाउंड्री नहीं, उसकी मेंटल बाउंड्रीज, उसके कल्चर का दिफा होता है, उसकी आइडियोलॉजी का दिफा होता है, मुल्क का एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, एक इंसान का जाती शऊर होता है। और जब किसी भी मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम इंसान मिलकर एक जो सोच रखते हैं, उसको हम कहते हैं मुल्क का इज्तिमाई शऊर या मुल्क का शऊर, हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो मुल्क के शऊर की भी दिफा करना होता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। वैसे इंसान आप अपनी जिंदगी में देखते हैं, यंग लोग हैं, वो माइंड सेट बना के बैठे होते हैं कि मैंने पैसा कमा लिया, मैं कामयाब हो गया,
मैंने ये कर लिया मैं कामयाब हो गया, मैंने पढ़ लिया मैं एक माइंडसेट बनाया होता है मैं यहाँ जा रहा हूँ। इस तरह एक मुल्क को भी देखना होता है कि वो किधर जा रहा है। दूसरी बात, हमारे मुल्क की जो आइडियोलॉजीज हैं हमें उनको रिविजिट करना बहुत जरूरी है। आइडियोलॉजीज लाइक कि हमारे यूथ को एक माइंडसेट उसने बना दिया है कि पैसा आ जाना कामयाबी है, फेमस हो जाना कामयाबी है। ऐसा ही ये कामयाबी की तारीफें नहीं है। कामयाब वो है, जैसे तारिक साहब एक कामयाब इंसान है क्योंकि वो मुतमईन इंसान है, उन्होंने मुल्क की खिदमत की। बिल्कुल। तो वो आप काम करें जिससे आपको जाती सुकून भी मिले। सिर्फ मादी चीजें हासिल कर लेना कामयाबी नहीं होती। तो किसी भी मुल्क को जब उसका दिफा करना है तो उसके लिए इन सारी चीजों को भी बाउंड्री लाइन बनाना जरूरी है। सोशल साइंटिस्ट चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, जो आर्मी होती है, हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, आर्मी होती है, डिफेंस फोर्स होती है, ये मुल्क की फिजिकल बाउंड्री को दिफा कर रही होती है। और उसके बगैर तस्वुर नहीं किसी मुल्क का दुनिया के अंदर। आपको लाख इख्तलाफ हो सकता है किसी भी पॉलिसी से, किसी माइंडसेट से, किसी अप्रोच से, किसी सिस्टम से, लेकिन डजंट मीन कि आप उसकी बुनियादों से इख्तलाफ करने लगो या बुनियादों की मुखालफत करने लगो। अगर कोई भी मुल्क इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है तो उसका तस्वुर नहीं है कि उसकी फोर्सेज या आर्म फोर्सेज जो है उसके बगैर वो मुल्क एग्जिस्ट करता है। ये 200 ममालिक तकरीबन दुनिया के अंदर मौजूद है, 200 अफराद की तरह एक मोहल्ले के अंदर। कुछ उसमें से जंगजू हैं, कुछ दिमाग जिनका फिरा हुआ है, कुछ एग्रेसिव है, कुछ बहुत ही नाइव है, कमजोर है। अब उस 200 इंसानों के मोहल्ले में आपने सर्वाइव करना है, तो आपका घर है वहाँ पे, वो 200 लोगों के मोहल्ले के अंदर आपने अपने घर का दिफा भी करना है, अपने घर को मजबूत भी रखना है, अपने घर के इंटरनल मामला और ज़ाहिरी और बातनी मामला, दाखिली और खारजी मामला, इनको देखना है। तो ये हमारी यूथ समझे कि सिर्फ बोल देना या इस वक्त इंटरनेट, अच्छा एक डायमेंशन और आ गई जिसको फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, इसी इंटरनेट का भी दौर आ गया। बिल्कुल, बस इसी बात को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इंटरनेट के दौर पे भी बात करेंगे, मीडिया पे भी बात करेंगे, गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। ब्रेक पे जा रहे हैं, हमने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं, सलमान मौजूद हैं, गौरी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त स्टूडियो को ज्वाइन किया एक और पर्सनालिटी ने। एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे, मैं ज़रूर ये बात लाइव कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बहुत स्वीट पर्सनैलिटी हैं, काम कर रही हैं बेसिकली। ऐसा उनको देख के मोटिवेशन मिलती है, उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है। पाकिस्तान की यूथ उनसे इंस्पायर है और वो एक ऐसे शोबे से वाबस्ता है जिस शोबे का बेहतर होना, जिस शोबे को उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको उसका बेहतर होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जहाँ जिस हद तक अभी तक काम चल रहा है, जिस हद तक बात चल रही है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है इस शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वो आज हम उनसे बात करेंगे। आज 6 सितंबर है, यौम दिफा पाकिस्तान है, इस हवाले से भी उनसे ज़रूर बात करेंगे। स्टूडियो को ज्वाइन किया है एक बेहतरीन पर्सनालिटी ने, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मिसेस राना तौकीर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने का। मैम थैंक यू सो मच, आपके आने का बेहद शुक्रिया कि आप आई। सबसे पहले तो मैम मुझे ये बताइए, क्योंकि आप लिटरेचर के शोबे से वाबस्ता हैं, हम बात का आगाज़ आपसे करते हैं। आज यौम दिफा पाकिस्तान है, ये दिन हम हर साल मनाते हैं, अपने अजीम कुर्बानियाँ याद करते हैं, वो शहादतें याद करते हैं जो कि इंडिया ने हमला किया था और हमारे जांबाज सिपाहियों ने अपने जान का नजराना पेश किया था और अपने मुल्क को, अपने कौम को बचाया था। ये बताइए कि ये तो हमने इनके जरिए कौम को मोटिवेट किया कि एक जज्बा हम उभारें, लिटरेचर के जरिए हम कितना अपनी आवाम को मोटिवेट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। और लिटरेचर की अगर आप बात करते हैं, लिटरेचर में नस्र और नज़म दोनों ही चीज़ शामिल होती है। तो अगर उस दौर में जो लोग थे उन्हें अगर याद हो कि उस दौर में जो कौमी तराने लिखे गए थे और जो पेश किए गए थे, उनका इतना बड़ा रोल था उस जंग में, इतना उन्होंने मोटिवेट किया था कि इंडिया ने ये कहा था कि ये गलत कह रहे हैं कि ये तैयार नहीं थे, ये तो पूरी तरह जंग के लिए तैयार थे। लेकिन मैं उस ज़माने में, मुझे पता है, मुझे अक्सर कुछ शायर थे, कुछ उनसे मिलने का, रेडियो पाकिस्तान के लोगों से उस वक्त तो वहीं से नशर होते थे, मिलने का जो बाद में इत्तेफाक हुआ, तो वो बताते थे कि हम सारी रात
बैठ के लिखते थे, उसकी उसी वक्त उसको कंपोज करते थे और सुबह उसको हम पेश करते थे। तो क्या बात। उसने जितना बड़ा किरदार अदा किया हम उससे वाकिफ़ हैं। और उसमें फिर नस्र भी शामिल हो जाती है, उसमें दूसरे मोटिवेशनल जो हमने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया अपने अफ़वाज को। कोई भी जंग हम जो है बाहर की जंग उसी वक्त लड़ सकते हैं जब हमारे अंदर से उसकी सपोर्ट हो। हम एग्जैक्टली। दुनिया के किसी दुश्मन को बीट नहीं कर सकते जब तक हम आपस में यूनाइटेड ना हो। सो ट्रू मैम, तो बहुत वो अच्छी बात हमने है। पूरी यूनिटी का बहैसियत कौम मुज़ाहिरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका हमने फिर समर भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा मैसेज है कि वो कहते हैं ना, ये 5 उंगलियां मिलके ही एक मुट्ठी बनती है। तो जब तक हम खुद यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक हम खुद एक पेज पर आकर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी माशरा, कोई भी तंजीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती। आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं राना साहिबा की बात में एडिशन करना चाहूँगा। बड़ा खूबसूरत उन्होंने बात की। अदब जो होता है वो कौम की तमीज़ और तमद्दुन को कैरी करता है। अदब इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर किसी कौम से अदब निकाल दें तो उस कौम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। हाँ, सो ट्रू। तो और अफ़सोस इस बात का कि हमारी आज की जो यूथ है उनको अदब से बिल्कुल शौक़ नहीं है, बिल्कुल लगाव नहीं है, एहसास ही नहीं है। और अदब ही है जो इंसान की ज़ात की तरबियत भी करता है और कौमों की तरबियत भी करता है। तो इसमें कोई शक नहीं, सही फरमाया। बिल्कुल, और ये बिल्कुल राना सही साहिबा बात ने। है। हमें ज़िंदगी में जो है वो ये इन सारी चीज़ों को, लिटरेचर को लेकर जो है अपनी ज़िंदगी में चलना चाहिए। वो यूथ जो हमें इस वक़्त देख रही है, वो कोशिश करे कि अपने कल्चर से, अपने लिटरेचर से प्यार करें, मोहब्बत करें और उसे हमेशा सदा कायम व दायम रखें। कैप्टन साहब, मुझे ये बताइए कि आप अंटार्कटिका गए, आपने वहाँ पे बेसिकली एक जिना स्टेशन कायम किया, पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे लगाया। पहले तो सबसे पहले तो ये चीज़ शेयर कीजिए कि जिना स्टेशन वहाँ स्टिल अभी मौजूद है या नहीं? जिना स्टेशन जो हमने क्लाइम किया था वो बेसिकली 3 प्री फैब्रिकेटेड हट्स थी जो हमने वहाँ जाके असेंबल की, उनको डिफरेंट तरीके से असेंबल किया और कंस्ट्रक्ट किया, और वहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरी कायम की और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाए, जिसमें वेदर स्टेशन भी शामिल था। वो जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन था जो हमें वहाँ से हमारे आने के बाद भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, और चूंकि उसकी बैटरी ऑपरेटेड था तो उस ज़माने में सोलर पैनल्स नहीं होते थे, बिल्कुल। तो इसलिए वो बैटरी लास्ट कर गई 1.5 साल तक। उसके बाद वो स्टेशन खामोश हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर हम एक और एक्सपीडिशन लॉन्च किया पाकिस्तान में, दूसरी दफ़ा गए तो उसमें जाके उन्होंने उसकी बैटरी को रिचार्ज किया, चेंज किया, नए इंस्ट्रूमेंट लगाए, और उसके बाद और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो वापस आए, तो 92 में जब वो वापस आए, वो उसके बाद फिर पाकिस्तान नहीं गया, क्योंकि इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तान टू अफोर्ड। 8 करोड़ रुपए तकरीबन एक एक्सपीडिशन पे खर्च होते थे उस ज़माने में। तो इसलिए पाकिस्तान ने डिसकंटिन्यू किया, मगर हमारे साइंसदानों ने उनकी रिसर्च वर्क को कंटिन्यू अभी भी किया हुआ है, और वहाँ का डाटा जो दूसरी कंट्रीज शेयर करती हैं उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और अपने पेपर्स वगैरह पब्लिश करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन सर मैं आपसे पर्सनल एक वो एक्सपीरियंस होता है ना, वो जानना चाहती हूँ, या पर्सनल फीलिंग जानना चाहती हूँ कि जब जिना स्टेशन कायम किया, एक समझे एक एजाज़ आप लोगों ने अपने नाम किया, और बेसिकली आपने क्योंकि इनिशिएटिव लिया, सारी चीज़ें आपने की कि भाई ठीक है मैं जाऊँगा। जैसे आपने बात की, वो शादी वाली बात की कि ससुराल ने आपने पूछा कि भाई आप लोगों को एक्सेप्टेबल है या नहीं है, लेकिन मैं तो जाऊँगा, मतलब पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। सर अपनी एक अंदर की फीलिंग बयान कीजिए कि वो कैसा लगता है जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर आते हैं, कुछ अचीव कर आते हैं, और जो यूथ हमें देख रही है उन्हें प्लीज इस बात पे हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं? एक्चुअली जब मैंने बताना भूल गया, जब फर्स्ट टाइम मैं जर्मन एक्सपीडिशन के साथ गया था तो आई वाज द ओनली मुस्लिम ऑन द शिप, और कोई मुसलमान नहीं था। तो लैंड करते ही सबसे पहले मैंने अल्लाह अकबर करके अल्लाह ताला की अजान दिया, वहाँ पे अजान दी, उसके बाद नमाज पढ़ी, और वो एजाज़ मुसलमानों में शायद मुझे ही पहला था कि आई वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू गो देयर एंड ऑफर प्रेयर अजान। क्या बात है, क्या बात है सर। ये भी है एक और एजाज़ है आपके पास जो आपकी जो है वो हिस्ट्री में शामिल है। सलमान, ये बताइए कि हम आपसे इसलिए ज़्यादा यूथ की बात कर रहे हैं क्योंकि आप चूँकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूथ को कायल करने का, उनके जहन को एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर ज़रूर जा सकते हैं। मुझे बताइए, गवर्नमेंट और मीडिया, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, इंटरनेट की आपने बात की, ये क्या किरदार अदा कर सकती है हमारी यूथ को एम्पावर करने? पहले तो हमें अपने गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये यूथ जो है ये हाथों से निकल रही है। ये बहुत 50-60% यूथ है पाकिस्तान की, और वो बेचैन है, उनके अंदर एनर्जी है, उसको सही रास्ते पे चैनल करना।
जैसे अभी अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल जीता बिल्कुल माशाल्लाह से, एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान अचीवमेंट के है, लिए। लेकिन उसमें गवर्नमेंट का मादर के साथ ज़्यादा रोल नज़र नहीं आता। वो बेचारा अकेला बंदा जो है मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा। हाँ हाँ देखिए जब यंग यूथ जो है ना, यंग जनरेशन है, उसको प्ले ग्राउंड नहीं मिलेंगे, उसको वो एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को चैनल कर सकें, अपने करियर्स को फोकस कर सकें, आगे बढ़ सके, किसी रास्ते, कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो जहाँ मौजूद है वहीं पर ही जो है ना एक अपने साथ, बाउंड्री के अंदर रहेंगे और वहीं उससे- सब तबाही मचाएंगे। जो भी वो अच्छा बुरा करेंगे वहीं करेंगे। दुनिया भर में आपको फैसिलिटीज, एक 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स होते हैं ओलंपिक्स के अंदर। इमेजिन करें उन सारे 100 के 100 स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज पाकिस्तान में मौजूद हो, तो ये यूथ जो है ये जाएगी पॉलिटिकल पार्टियों में जाके और ये हंगामे वगैरह कभी भी नहीं, करेगी? कभी भी नहीं। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये उनको करना चाहिए, ये रियासत का काम है, उसको करना चाहिए। दूसरी बात, अब इंटरनेट की आपने बात की, मैं अक्सर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ कि जो कोई भी टूल होता है ना, कोई भी चीज होती है, वो अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। मैं छुरी किसी के पेट में भी मार सकता हूँ और छुरी से मैं सब्जी भी काट सकता हूँ खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। इंटरनेट से आप क्या इसका इस्तेमाल करते हैं? अगर कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो आपकी शख्सियत बनेगी, और डिस्ट्रक्टिव करेंगे तो आपका जहन मुंतशिर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं हमेशा से शो में बात करती हूँ उन लोगों के लिए जो कि हम इन मुजाहिदों की तो बात करते हैं जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया, लेकिन अभी हम उनकी बात करते हैं, वो वाले हमारे मुजाहिद जो एसी रूम में बैठे हुए होते हैं, सामने लैपटॉप रखा होता है, टांग पे टांग रखी होती है, कोई भी अच्छा बंदा अच्छा काम करने निकलता है, आपने नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर दिए। कराची में स्लैंग लैंग्वेज में उनको बोलते हैं ना कि ये मुंह के मुजाहिद हैं सारे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कुछ कर नहीं सकते, माजरत के साथ भाई आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आपका सिर्फ एक काम है और वो ये कि जो शख्स बाहर निकल के ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहा है, जो शख्स पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है, आपने बस उनको जो है ना वो डिमोटिवेट करना है। आपने बस बैठ के लिख देना है कोई कमेंट। अब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपके सामने, इसी के साथ साथ बहुत सारे ड्रामाज आप लोग देखते होंगे, वीनस एंटरटेनमेंट के चैनल पे बहुत सारे ड्रामाज एग्जीक्यूटेड कर रहे हैं हम आपके लिए। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइव प्रोग्राम्स जो हम आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बहुत मेहनत करती है पूरी टीम। ऐसे ही और भी डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं, ना सिर्फ टीवी चैनल बल्कि सोशल मीडिया भी है। भाई वो कंटेंट बना रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने काम से सिंसियर हैं। तो आप अगर उनकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके लिए बैड बाइटिंग भी ना करो, चुप करो, अपना मुंह बंद करो, अपने घर बैठो। बिला वजह किसी के भी काम में जो ना वो टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बिला वजह लोगों की रास्तों में जो ना वो रुकावटें पैदा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा तमाम उन लोगों को मैसेज है जो देख रहे हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी भी गलत तरीके से सामने वाले बंदे का काम खराब कर दें। अच्छा, ये बड़ा एक बैड फैक्टर है हमारी यूथ में कि अगर हम उनको पॉजिटिविटी की तरफ कायल करें तो वो बहुत मुश्किल से कायल होती है, नेगेटिव चीजों की तरफ कायल करें तो फौरन हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारी यूथ को ये समझाया नहीं जा रहा कि तंज या जो भी आप क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी को भी, वो बराए इस्लाह होना चाहिए, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। ऐसा ही है। वो तंज बराए तंज नहीं होना चाहिए। अगर आप मुस्तकिल तंज के अंदर एंगेज रहोगे लंबे अरसे तक, तो आप दूसरे को तो तंज बाद में करोगे, पहले अपनी शख्सियत तबाह कर लोगे। अच्छा, ये बात समझाए कौन? ये काम है असातिज़ा का, ऐसा ही ये काम है घर में परवरिश करने वाले माँ बाप का, ये काम है जो बुजुर्ग हैं मोहल्ले के अंदर। अच्छा, ये काम क्यों नहीं हो रहा? उसकी मैं वजह बता दूं कि पहले ज़माने में इल्म हासिल करने का कॉन्सेप्ट ये था कि यंग बच्चे जो हैं वो उन पढ़े लिखे और असातिज़ा के पास, बुजुर्गों के पास उनकी सोबत इख्तियार करते थे, उनके पास जाके बैठते थे। बिल्कुल। अब बच्चे नहीं बैठ रहे हैं उन लोगों में, और वो लोग भी गायब हो गए, वो मर्द मोमिन भी नहीं रहे हमारे माशरे में। तो ये जब प्रोसेस टूटा तो फिर हमारी यूथ जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही। बिल्कुल, और ये होना नहीं चाहिए, वैसे उसको रीडेवलप होना चाहिए। बिल्कुल। राना तौकीर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत सारी यूथ हमें इस वक्त देख रही होगी जो कि जर्नलिज्म के शोबे में आना चाहती है या जो है वो राइट अप करना चाहती है, तो मैं चाहूंगी कि जरूर आप उनके लिए अपने राइटिंग कैरियर और जो जर्नलिज्म का कैरियर है उस पर प्लीज उसके बारे में बात करें। राइटिंग जो है वो एक शौक़ होता है, जिस तरह किसी को गाने का शौक़ है, किसी को म्यूज़िक का, तो ये भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है इंसान को। कोई आदमी कोई चीज़ देखता है और देख के उसको अप्रिशिएट करता है, कोई उसको अल्फाज में ढालने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मैं उसको लिख के फिर उसको दूसरों तक पहुंचाऊं। तो इसके लिए कोई भी ऐसा कोर्स नहीं, हाँ कोर्स इस तरह होता है कि आपको उसके बेसिक्स बता दें, राइटिंग के बेसिक्स, मगर होती ये एक इंटरनल इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल। और जो लोग भी जर्नलिज्म का पेशा इख्तियार करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो पढ़ना है। जब वो पढ़ेंगे तो फिर वो लिखना सीखेंगे। जब वो दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, दुनिया की सियासत पढ़ेंगे, दुनिया के दूसरे लोगों राइटर्स को पढ़ेंगे, जब भी वो एक अच्छी तहरीर भी कर सकते हैं।
एक छोटी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ आप अच्छी तहरीर नहीं कर सकते। बिल्कुल। जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जितना आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, जितना आप दूसरे राइटर्स को पढ़ेंगे, एक ही जुमला अगर आप देखें 4 किताबों में एक चीज़ को डिस्क्राइब किया होगा कि वो आया और कमरे में दाखिल हुआ, हर राइटर एक अलग तरीके से उसको लिखता है। हाँ हाँ उसका इम्पैक्ट बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल। होता है। बाज़ दफ़ा एक छोटे से जुमले से एक पूरी किताब की बेस बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में पढ़ने का भी शौक़ हो, और है, बस वो मीडियम बदल गया है। अब वो जो है बजाय किताबें पढ़ने के वो व्लॉग्स की तरफ चले गए बिल्कुल, हैं। मैं यही आपसे सवाल करना चाह रही थी कि हमारा जो है वो बुक रीडिंग का जो कल्चर है वो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब खत्म हो रहा है और हम टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए। राइटर्स जी। भी कनेक्टेड हैं और लोग भी कनेक्टेड हैं, जी। तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए। उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, एक ज़माने में जो होता था किस्सा गोई होती थी, है ना? कोई बैठ गया है या वालिदैन हैं या नानी-दादी हैं, वो कहानियाँ सुना रही ऐसा हैं, ही बिल्कुल। या ये कि लोग बैठे हैं, हुँ, उनमें नशिस्त होती थी तो वो टीवी नहीं, रेडियो नहीं, वो किस्से सुनाते थे। तो उसमें से जो कोई आदमी ने कोई सफ़र किया हुआ होता है, जो ज़्यादा उसने देखा होता है, तो वो एक वो सेंटर होता था उस महफ़िल का, कि एग्ज़ैक्टली। वो लोगों को बताता था। अब से मीडियम बदल गया है। और मगर मैं ये समझती हूँ कि अब तो बच्चों के पास इतनी ज़्यादा एक्सेस है। हम लोग जिस वक़्त बड़े हो रहे थे, हम अगर चाहें कि रिलिजन से मुताल्लिक़ किसी बहुत बड़े अदीब की किताब पढ़ लें, किसी बुज़ुर्ग की किताब पढ़ लें, तो हमें तो एक्सेस नहीं होता था। या किसी हम हाँ, कोई हाँ, नई साइंटिस्ट थ्योरी बन रही है, कोई डिस्कवरी हो रही है, हम मालूम कर लें, हमारे पास तो एक्सेस नहीं होता था। थोड़ी बहुत हमें न्यूज़ में कहीं मिल गई, अखबार में कोई ख़बर मिल गई। लेकिन अब आज का जो यूथ है उसके तो हाथों में है, वो कहीं बड़े से बड़े राइटर को जाके पढ़ ले, उसकी पूरी किताब पढ़ ले, पूरी उसकी सारी उसकी हिस्ट्री पढ़ ले, उसका अपना बैकग्राउंड पढ़ ले, और जो वो आजकल दुनिया में नई डिस्कवरी हो रही है वो आते के साथ ही तो आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। ऐसा ही है। तो बस आपको चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। मीडियम तो बदलता रहेगा, आज ये है कल कुछ और हो जाएगा। जो दुनिया की रफ्तार है आप उसको नहीं रोक सकते। बिल्कुल। बजाय इसके कि आप चाहें कि आप उसको कर्व करें और उसको बच्चे को कहें कि वो पीछे रहे, दुनिया आगे निकलती चली जाए, ये नहीं है, बल्कि आप उसको चैनलाइज़ करें। उसको सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि ये तुम्हारे हाथ में, ये भी एक है, एक टूल है जिससे तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं तो समझती हूँ कि आज जितना एक्सेस इन बच्चों को है मुख्तलिफ़ उलूम का, वो उलूम जिनका हमने कभी सुना भी नहीं था, बच्चे उसके बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जितना उनको इस्लामिक नॉलेज है, इस्लामिक हिस्ट्री की नॉलेज है, हमें तो नहीं है। बिल्कुल। इतना राइटिंग मटीरियल हमारे ज़माने में नहीं होता था। अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे। अक्सर मुझे उनसे पूछना पड़ता है, किसी बात में हो तो मैं उनसे राय लेती हूँ, मगर सिर्फ़ ये है कि वो प्रॉपर चैनल पे रहें। हाँ जी। वो हमारा काम है। जैसे आपने फरमाया, बुज़ुर्गों का काम है, गवर्नमेंट का काम है, टीचर्स का काम है, इंस्टीट्यूट्स का काम है। चैनलाइज़ तो हर बच्चे को जिस तरह आप उसे खाना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, वैसे ही उसको ज़िंदगी गुज़ारना सिखाना होता है। बिल्कुल, जैसे आप अपने बच्चे को, अपने अवाम को, यूथ को नॉर्मल चीज़ों की तरफ माइल करते हैं, ऐसे ही उसे पढ़ना-लिखना भी सिखाएँ और उसे बिल्कुल मोटिवेट करना चाहिए। ये हमारा काम है। अगर हम किसी को गलत हरकत करते हुए देखें, तो उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें एटलीस्ट हम अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। अब वो माने या ना माने, ये फिर उनका काम है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना एक किरदार जो है वो ज़रूर अदा कर सकते हैं। कैप्टन तारिक मसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर जैसे हम बात करें, आपने अंटार्कटिका एक्सप्लोर किया, वहाँ आप गए, तो अभी तक कितने ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके स्टेशंस वहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल में मौजूद हैं? जी हाँ, जो अंटार्कटिका में स्टेशन हैं तकरीबन 65 कंट्रीज़ वहाँ पे हैं जिनके स्टेशंस मौजूद हैं। ठीक है। तो स्टेशन से बेसिकली होता ये है कि वहाँ पे चूँकि 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, तो जब रात का वक्त हो वहाँ पे, तो वहाँ कोई रह नहीं सकता, सिवाय इसके जो जा नहीं सकता, क्योंकि समंदर जम जाता है। 1000 माइल्स तक समुद्र जमा हुआ है और सर्दियाँ ठंडी सख्त हैं, तो इसलिए वहाँ पे लोग रहते हैं अंदर स्टेशन के अंदर। तो तकरीबन हर कंट्री ने अपना अपना स्टेशन बनाया हुआ है वहाँ पे। पाकिस्तान ने भी बनाया था, इंडिया ने भी बनाया हुआ है, ईरान भी कोशिश कर रहा है बनाने के लिए। अब हमारे बाद मलेशिया ने कोशिश की वहाँ अंटार्कटिका जाने की, वहाँ पे वो उन्होंने बनाया। टर्की है, ईरान है और यूएई भी कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए अंटार्कटिका में रिसर्च करने के लिए।
तो इस तरह अभी ये शौक लोग दूसरी कंट्रीज को भी हो गया है, मगर पाकिस्तान ने जो लीड ली थी 1990 में वो उसको कोई नहीं बीट कर पाएगा। क्या तो बात, क्या बात। इंशाल्लाह। और सबसे मतलब वही बात है ना कि हमने एक स्टार्टअप दिया, एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी जो है वो उनको प्रेजेंट की कि भाई ये भी हो सकता है, ये बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज पाकिस्तान, जिसमें हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे कितने बेहतरीन लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमारे लिए तो कुर्बानियां दी हैं, और दूसरा ये कि हमारे ज़िंदगी में हमें इस बात पे एग्री कर दिया कि हाँ भाई पाकिस्तान के पास बहुत सारे एजाज़ात शामिल हैं। गौरी की तरफ बढ़ेंगे। गौरी प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में कुछ ज़बरदस्त सा कोई मेरी नगमा ऐड कीजिए। जी ज़रूर। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हर दिल की उफक पर है चांद एक सिताराए, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफक पर है चांद एक सिताराए, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, और इसे हमने खुद ही ओन करना है। जब तक हम अपने पाकिस्तान को ओन नहीं करेंगे ना, कोई बाहर से आकर नहीं करेगा। कोई बाहर से आके हमारे पाकिस्तान को सुधारने में हमारा जो है वो साथ नहीं देगा, हमें खुद करना है। सलमान, अगर हम इस बात करें, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि आजकल की जो हमारी आवाम है, नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, बट बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो बस ये इस जुस्तजू में लगे हुए हैं, बस छोड़ जाएं, पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाएं किसी भी तरह से। लेकिन अगर हम देखें उन लोगों को जो बॉर्डर पे जाके जिन्होंने जंग लड़ी, या जिन्होंने जो है वो बहुत सारी कुर्बानियां दी, वो चाहते तो वो भी भाग सकते थे, वो चाहते तो वो भी पीछे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ऐसी यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक माइंडसेट है जो प्रिवेल कर रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हालात अच्छे नहीं हो सकते मुल्क के, किसी अप एंड डाउन टाइम आते हैं, मौके नहीं है यूथ के लिए, आई एग्री विद दैट। लेकिन क्या ये सब हालात होने के बावजूद तो फिर क्या उन जो लोग यंगस्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम मुल्क उनको क्या प्लेट में रख के दिया जाएगा? नहीं जी, हर चीज़ अच्छी हो गई, अब आप आके इधर काम कर लीजिए या सब कुछ। आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, हर इंसान इस मुल्क का हिस्सा है, और उस इंसान से ही ये मुल्क बनता है। हम सब इज्तिमाई तौर पे जब मिलके एक जान होते हैं तो हम इसको मुल्क कहते हैं, बिल्कुल। सारे सूबे मिला के। तो हमें ये अपना रोल प्ले करने वाली बात ये कि हमें खुद आगे स्टेप अप करना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, दूसरे इदारे अच्छा परफॉर्म नहीं कर, मान लिया, मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ? बिल्कुल। इर्तिका जो होता है इंसान का, वो अपनी ज़ात से शुरू होता है। हम जब तक बहैसियत कौम और अपनी ज़ाती तौर पे अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो वो सारी यूथ जो है, मेरे पास बहुत सारे लोग करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, उनको समझाता हूँ कि क्या चीज़, क्या पोटेंशियल है वो एक अलग बात है, और आप अपनी पोटेंशियल के साथ क्या कर रहे हो वो एक अलग बात वो है। एक अलग बात है। तो आप इसी माहौल में रहते हुए भी ग्रो कर सकते हो अगर आपके अंदर जुस्तजू। अरशद नदीम इज एन एग्जांपल। एग्जैक्टली। तो अरशद नदीम ये बोल के बाहर तो नहीं चला गया कि भाई यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। ये भी एक रुख है चीजों को देखने का। बिल्कुल, ये भी एक रुख है। और अगर हम आपकी बात करें सलमान, तो ये जो आप मतलब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों के माइंडसेट को प्रॉपरली समझते हैं और फिर उनको गाइड करते हैं, तो बेसिकली ये आपको प्रोफेसर बनने का और इस तरह से लोगों के लिए, लोगों से बात करने का ख्याल कैसे आया? ये भी एक लाइफ स्टोरी है। बहरहाल, कट द लॉन्ग थिंग शॉर्ट, मैं 8-10 साल से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा, स्कूलों में पढ़ाया, और साथ साथ खुद पढ़ता रहा, अपनी तालीम भी हासिल करता रहा। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। और ज़िंदगी की हकीकत जानते जानते, पढ़ते पढ़ते, मुताला करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा कि इंसान के वजूद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है, जो इंसान की ज़िंदगी को बनाती है और ख़राब करती है, उसका शऊर होती है। अगर आप शऊर को आपने सुधारा नहीं है, उसको सुलझाया नहीं है, उसको बनाया नहीं है, उसको समझा नहीं है, तो आप ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हो। ये शऊर वो टूल है जिससे आप हर चीज़ समझते हो। तो वो औजार ही आपका ख़राब है, तो फिर आप ज़िंदगी क्या गुजारोगे? फिर मैंने शऊर पर रिसर्च करना शुरू की, और पाकिस्तान में इस पर बिल्कुल रिसर्च नहीं हुई थी पहले। इंटरनेशनली इस पर जर्नल्स लिखे जाते हैं कॉन्शियसनेस के नाम से, कॉन्शियसनेस जर्नल। और जो निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को शऊर बख्शा है। उन्होंने फरमाया कि हमने पत्थर को भी शऊर बख्शा है, दुनिया का भी शऊर है, पहाड़ का भी शऊर है।
हर चीज जो वजूद रखती है, अपने वजूद का एहसास रखती है, वो शऊर रखती है। बिल्कुल। तो जब ये शऊर के पीछे मैं दौड़ना शुरू हुआ, तो फिर सबसे पहले तो शऊर आपकी ज़ात में खुद आना चाहिए और खुद समझ में आया कि आपका वजूद क्या है, उसका मकसद क्या है, आपके इर्द गिर्द माहौल क्या है, निज़ाम क्या है, दुनिया क्या है, कायनात क्या है, इंसान क्या है, उसका बिहेवियरल पैटर्न्स क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइकेट्री क्या है। तो पढ़ते पढ़ते फिर ये समझ में आया, और उस रिसर्च को जब मैंने दूसरों तक पहुँचाना शुरू किया, तो ज़िंदगियाँ बदलना शुरू हुई, और बस यही हमारा काम है कि लोगों को वो बात बताएं जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो अभी तक सलमान क्या समझते हैं कि जिंदगी में इतने सारे लोगों को काउंसिल किया है और उनके लिए बहुत सारे जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, बेस्ट अचीवमेंट क्या है आपकी? देखिए, हमेशा रहेगी और यही बेस्ट अचीवमेंट है और यही होती रहेगी, इंसान साजी करना। हाँ, और मैं इंसान साजी किसी मजहब, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी साइंस, किसी लॉजिक के तहत नहीं करना चाहता। इंसान यूनिवर्सल है, बिल्कुल। हर इंसानियत जो है वो हर चीज से बुलंद है, हकीकत हर चीज से बुलंद है। तो आप जिस भी मजहब में हो, जिस भी कंट्री में हो, जिस भी रेस से हो, जिस भी नस्ल से हो, जिस भी मयार के हो, जिस भी जेंडर से हो, अगर आप इंसान नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो, आपका मयार फिर कचरा है। हम हमेशा यही बात करते हैं कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, लोगों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए, लोगों के काम आने का जज्बा होना चाहिए, और ये ऐसा जज्बा होना चाहिए जो दिखावे का ना हो। आपकी इनर सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए उससे कि आप अपने ज़मीर से मुतमईन हो कि हाँ, मैंने अगर आज ये काम किया है तो मैंने इस वजह से किया है और मैं अपने ज़मीर से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मुझे प्लीज़ मैम आप ये बताइएगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बीइंग अ जर्नलिस्ट काम कर रही हैं, साथ-साथ जो है वो राइटर काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि एक साथ मिलकर कर रही हैं। तो एक मल्टी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं आप, और आपसे इस चीज़ पे भी हम ज़रूर बात करेंगे आपकी बुक के बारे में, लेकिन अभी एक छोटा-सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक से वापस आते हैं, मैम से बात करते हैं उनकी बुक के बारे में। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। हमारे साथ बहुत सारी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। आज बात कर रहे हैं यौम दिफाए पाकिस्तान के बारे में भी, और साथ ही साथ ये बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने मुल्क को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना ख़ास किरदार अदा कर सकते हैं। सलमान, आपकी तरफ आते हैं। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अभी हमने बात कर रहे थे, तो मुझे बताएं कि अगर जो यूथ कोई हमें देख रही है और कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है तो पाकिस्तान में कितना स्कोप है? बहुत कम स्कोप है, फाइनेंशियली तो नहीं, लेकिन जैसे मैम ने फरमाया था पहले कि कुछ चीज़ें होती हैं वो फितरी होती हैं इंसान के अंदर। तो आपके अंदर बोलने की सलाहियत, जानने की जुस्तजू और लोगों तक हकीकत पहुंचाने का फन आता हो तो फिर आप इस फील्ड में आइए। और ये फील्ड नहीं है, ये एक पैशन है, ये एक कैफियत, ये जुनून है, एक फितरत होती है इंसान की कि अगर मुझ तक कुछ पहुंचा है मैं दूसरों तक वो पॉलिश करके दूसरों तक पहुंचाऊं। और पहले ज़माने में उलूम इसी तरह चलते थे, जब यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस का तसव्वुर नहीं था तब इंसान ही इंसान की तरबियत किया करता था। अब ये कि एक इंसान कलेक्टिवली जैसे क्लास में हम करते हैं और दूसरा हमने उस तरबियत का मेयार भी बहुत गिरा दिया। तो जितनी भी यंग जनरेशन है वो इस बात को समझे और जो भी काम करें ज़िंदगी में, सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब आप किसी से झूठ बोलते हैं ना, तो पहला झूठ आप वो दूसरी दफ़ा बोल रहे होते हैं, पहला झूठ आप अपने आप से बोलते हैं जब उस बात को कन्विंस करते हैं अपने अंदर। तो अगर आप अपनी ज़ात से ईमानदार नहीं ना, तो आप कुछ भी करेंगे ज़िंदगी में, आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। ऐसा ही You need to be honest to yourself। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मैं अंदर से जानता हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब आप अपने आप से ईमानदार हो जाएंगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी। अच्छा, मुझे ये भी जरूर आपसे पूछना है कि हमारी आजकल की जो यूथ है वो अपना ज्यादा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रही होती है, और वो वेस्ट मैं इसलिए बोलूंगी कि वो उस पर कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं देख रही होती, बस स्क्रोलिंग और सारी चीजें कर रही होती है। तो मुझे बताएं, किसी भी शोबे में टाइम मैनेजमेंट का कितना रोल है? दो अप्रोचेज हैं इसकी। एक ये कि मैं अंदर से खुद ऑर्गेनाइज नहीं हूँ और टाइम को मैनेज करना चाह रहा हूँ, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, आप फारिगी होंगे, तबाही होंगे। क्योंकि दूसरा अप्रोच ये कि मैं अपनी ज़ात को ऑर्गेनाइज करूं, अपने अंदर से मैं एक ऑर्गेनाइज इंसान बन जाऊं, तो बाहरी ज़ाहिरी दुनिया का टाइम खुद ब खुद मैनेज होगा।
तो ये एक तो गलत है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे आ गए हैं, मैं देखता हूँ उस वक्त सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट पे हम आपको लेक्चर कराएंगे। आप टाइम मैनेजमेंट पे नहीं, शख्सियत जात मैनेजमेंट पे लेक्चर कराइए, टाइम खुद ब खुद मैनेज करने लगेगा, खुद हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने अंदर की वजूद को मैनेज करें। और कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसका वजूद मुतमईन नहीं है। अच्छा, वजूद क्या होता है? माइंड, बॉडी एंड सोल। सिर्फ जाहिर वजूद नहीं होता, जिस्म वजूद नहीं होता। जिस्म तो एक हिस्सा है वजूद का, आपका एक शऊर भी है और आपकी एक रूह भी है। तो जब तक रूह, जिस्म और शऊर तीनों एक प्लेटफॉर्म पे, एक लेवल पे नहीं आएंगे, इंसान ना टाइम मैनेजमेंट कर सकेगा, ना वो कामयाबी हासिल कर सकेगा, ना वो माशी कामयाबी, ना वो जहनी कामयाबी, ना वो रूहानी कामयाबी, ना वो दुनियावी कामयाबी, कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। बिल्कुल 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 सही बात की। और ये सारी वो बातें हैं जो यकीनन आप लोगों ने अगर इसमें से किसी एक बात को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, आप लोगों ने किसी एक बात पर भी अमल कर लिया, तो यकीन जानिए हमारा शो करने का और हमारे जो भी रिस्पेक्टेड गेस्ट है उनको बुलाने का मकसद पूरा हो जाएगा। मैम मुझे प्लीज ये बताइए कि आप चूंकि एक सोशल वर्कर भी हैं, सोशल वर्किंग भी कर रही हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें, अगर हम आपसे बात करें तो किसी भी कौम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल होने के लिए या बहुत ही ज्यादा अपने आप को पुख्ता दिखाने के लिए एक वाहिद एक बेस चीज है जिसकी जरूरत होती है, और वो है क्वालिटी एजुकेशन। तो हमारा जो अभी एजुकेशन सेक्टर है उस पे हमें कितना काम करने की जरूरत है? ये तो आपने ऐसा सवाल किया कि इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। एग्जैक्टली। अगर एजुकेशन लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो इस वक्त 60% बच्चा हमारा स्कूल से बाहर है, जबकि हमारे बरक्स इंडिया में जो क्लास 1 से क्लास 3 तक के एज का बच्चा है वो 100% बच्चा जो है वो स्कूल में है। इसका मतलब जब वो 15, 16, 18 साल का होगा तो उनके पास एक पूरी जनरेशन होगी जो 100% लिटरेट होगी। और जो हमारे आसपास दीगर ममालिक हैं, चाइना है, जापान देख लीजिए आप, यूएई देख लीजिए, जो ईरान इवन, तो उनके भी इसी तरह की जनरेशन तैयार होगी, तो हम फ्यूचर में उनका किस तरह मुकाबला करेंगे। तो बात सारी है कि इस वक्त जो आपको बच्चों में या यूथ में जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नज़र आता है, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि बिजली चली गई या बिजली महंगी है या इंटरनेट स्लो है, ये तो अपनी जगह है। जो उनमें गुस्सा है वो बेसिकली इस बात का है कि जो हमारे साहिब इख्तिदार हैं उनकी तरफ से कंप्लीट बेहिसी है। ऐसा ही एक उनको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम कितना पीछे जा रहे हैं, हम कितना नीचे जा रहे हैं, हमारे लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, वो उस तरफ से बिल्कुल इंडिफरेंट है। और यही वजह जो है जो आज के यूथ में फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का बायस बन रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैम थोड़ा सा अपना सोशल वर्क भी डिफाइन कीजिए हमारी ऑडियंस को कि अभी तक आप क्या क्या काम कर चुकी हैं? मैं मतलब शुरू से ही कुछ मुझे जिस तरह राइटिंग का शौक़ था उसी तरह सोशल वर्क का शौक़ था। मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs के साथ ख़वातीन के लिए काम करती रही। फिर मुझे तकरीबन 2001 में कनाडा जाने का इत्तेफाक हुआ मेरे बच्चों की तालीम के लिए, मैं उनके साथ गई। वहाँ भी मैंने एक सोशल एंटरप्राइज़ ज्वाइन किया जो कि इमिग्रेंट ख़वातीन के लिए काम करता था। और जब वो ख़वातीन वहाँ आती थी तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते थे। किसी को लैंग्वेज नहीं आती, किसी को ड्राइविंग नहीं आती, बाहर निकल के काम नहीं कभी किया है, इंटरैक्ट नहीं कर, तो उनके लिए वो जो सोशल एंटरप्राइज थी उनको इस बात की ट्रेनिंग देती थी कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने। उनको जॉब मिलना तो मुश्किल है, इस क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हमको ट्रेनिंग देती थी कि हम उनको कैसे ट्रेन करें। और हम उनको फिर ट्रेन करते थे। और उसमें मैं 2 साल रही, तीसरे साल में फिर वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गई, फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। फिर मैंने अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन में भी कनाडा की तरफ से रिप्रेजेंट किया, जिसमें सारी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे मिलने का मौका मिला। और अंदाज़ा ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीन नहीं हैं जो मुश्किलात से गुजर रही हैं, पूरी दुनिया की ख़वातीन। वेस्ट के अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, तो कोई दुनिया का ऐसा चप्पा है नहीं जहाँ मसाइल ना हो। ज़िंदगी इसी का नाम है, उससे फ़ाइट करने का जो नाम है। बिल्कुल, उनसे फ़ाइट करनी चाहिए और कभी भी मसलों के आगे जो है वो
झुकना नहीं चाहिए, बल्कि एक वो कहते हैं ना बिल्कुल दीवार की तरह आपको खड़े रहना चाहिए, ताकि आप अपनी मुश्किलात को ओवरकम भी कर सकें, आप अपनी मुश्किलात से जो है वो छुटकारा भी हासिल कर सकें। इस वक्त हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आप तीनों का बेहद शुक्रिया अदा करूंगी। सलमान आपका बहुत शुक्रिया, ताई साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और ये वो पर्सनैलिटीज हैं जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को मजीद तरक्कियां दे और आप लोग मजीद लोगों के लिए इसी तरह के काम करते रहें। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कुछ नए चेहरों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। यौम दिफा पाकिस्तान की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंट कर रहे हैं हम आपके सामने। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह विद नुदरत में। आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान के जाबाज सिपाहियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, जामे शहादत नोश किया, लेकिन दुश्मन को अपने ऊपर काबू नहीं पाने दिया, अपना दिफा किया। इस दिन को हम याद करते हैं यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से। हर साल बड़े जोश जज्बे से ये दिन तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमेशा से एक ही मैसेज है कि उठिए, पाकिस्तान के लिए बाहर निकलिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में खुद अपना किरदार अदा कीजिए। हम आपके साथ लाइव हैं, डेली हमारा साथ होता है। अभी कुछ मेहमानों ने हमें मजीद ज्वाइन किया है। जो हमारे प्रीवियस मेहमान थे उनकी जितनी सारी बातें थी वो आप तमाम लोगों ने सुनी, और यकीन जानिए कि अगर उनमें से एक भी बात आप लोगों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ली, या किसी एक भी बात पे आपने अमल कर लिया, तो हमारा प्रोग्राम करने का, ये ट्रांसमिशंस करने का, हमारी जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं उनको यहाँ बुलाने का स्टूडियो में मकसद पूरा हो जाता है। हमारे साथ कुछ बहुत खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं जिनसे बात की जाएगी पाकिस्तान के लिए भी, उनकी अपनी जर्नी भी वो लोग शेयर करेंगे। लेकिन आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि अगर मैं उन सबका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। वीनस एंटरटेनमेंट के इस खूबसूरत से जो आपका हमारा साथ रहता है, क्योंकि नई सोच है, नया आगाज है, और हमने हमेशा से कोशिश की है कि पाकिस्तान के उन लोगों को हमारी इस ट्रांसमिशंस का या हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया जाए जो पाकिस्तान के लिए वाकई काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनकी बात होनी चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए और उनके लिए काम भी होना चाहिए। हमारे साथ ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं तो इस वक्त स्टूडियो में हमें जिस पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, और वेरी ओन, आप तमाम लोगों ने बहुत प्यार देते हैं, वो तमाम लोगों के साथ बहुत पोलाइट भी हैं, बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, सबको बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं, उन्हें देख के इंस्पिरेशन मिलती है। रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने आपसे आज बात भी करनी है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती चलूं कि हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़े एहसास की बात है और बहुत ऑनर की बात है। हमें ना अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनकी अनथक मेहनतों के बाद हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी बेशुमार कुर्बानियों के बाद, जिनकी जद्दोजहद के बाद, जिन्होंने मुश्किलात काटी हैं और उसके बाद उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे जब तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे कि ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब वो आगे क्या चीजें जा रही हैं, क्या पर्सपेक्टिव जा रहा है, ये सब हमारी अपनी खामियां हैं, अपनी कमियां हैं, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना रोल अदा किया है, उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उन लोगों को हमेशा सराहना चाहिए। स्टूडियो को इस वक्त रौनक बख्शी है रिटायर्ड विंग कमांडर सलीम शाह साहब ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सदर हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंस कमेटी और वेलफेयर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं वेलकम कहती हूँ नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। गौरी तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, क्योंकि गौरी हमें बहुत जबरदस्त से ट्रैक्स भी सुनाई थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और पर्सनालिटी को हमारे शो में वेलकम करना चाहूंगी। बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं
ना सिर्फ पर्सनालिटी के मालिक हैं बल्कि उनको देख के ना आप तमाम लोग एक अलग मोटिवेशन आ जाती है, क्योंकि इस वक्त स्काउट्स का जो काम है ना, जो स्काउट्स काम कर रहा है वो काबिल तहसीन है, और आप तमाम लोग जो है उन्हें डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते होंगे, उनके साथ जो है एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते होंगे। आज इस बारे में उनसे बात करेंगे। सैयद अख्तर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू फॉर कमिंग सर। आप तमाम लोगों से बात स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा वो जज्बा हुब्बुल वतनी अपने अंदर उजागर करें, और गौरी हमें एक जबरदस्त सा मिली नगमा सुनाएं प्लीज। गौरी जी जरूर। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं मकाम अपना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, पाकिस्तान हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रेहान हाशमी साहब, अगर हम जिक्र करें इंजीनियर उस्मान हाशमी साहब का, एक ऐसी मतलब ये अचीवमेंट है हमारे पाकिस्तान के पास, तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल बराए कारकुनान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड गोल्ड मेडल हासिल किया गया, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया गया। प्लीज इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारी ऑडियंस को बताइए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तहरीक पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ तो 1857 की जंग आज़ादी से ही हो गया था, और फिर उसमें रेशमी रुमाल तहरीक हो, खिलाफत मूवमेंट हो, और उसके बाद 1946 में मुस्लिम लीग का क़याम हो, और 46 के इलेक्शंस का इनेकाद हो। तो जंग आज़ादी से लेकर 46 के इलेक्शन तक का दौरानिया 90 साल पर मुहित है। इस 90 साला दौर में मुसलमानाने बर्र सगीर बिलखसूस और बिलअमूम जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे, जो कि ग़ुलामी की तौक़ में थे, मुख्तलिफ अंदाज में अपनी आज़ादी की जद्दोजहद करते रहे, कई सौ साला जो ग़ुलामी थी। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ अदवार आते रहे। मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब को तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, एक कारकुन की हैसियत से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड था। 2 दफ़ा उनको कायदे आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर देने का शर्फ हासिल हुआ। क्या बात है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई, मेरा 2 दफ़ा MNA रहना एक तरफ, और मेरा तहरीक पाकिस्तान के कारकुन के बेटे होने का शर्फ मेरे लिए ज़्यादा फजीलत रखता है। बिल्कुल। तो हुब्बुल वतनी बुनियादी तौर पे वो जो जद्दोजहद की कहानियाँ बताते हैं, और जिस तरह उस वक्त बताते थे कि बैलगाड़ी मुस्लिम लीग का इंतखाबी निशान था, वो पूरे इलाके जो कि पाकिस्तान में शामिल नहीं किए गए, वहाँ पर कभी परचम कुशाई होती थी कि पाकिस्तान में शामिल हो रहा है, वो 2 रातें बड़ी तकलीफ रातें थी, और वहाँ पर जोश व जज्बा इस तरह का था
जैसा कि वाले साहब ने अपनी मुख्तलिफ किताबों में भी है लिखा है, उन्होंने अपनी सवाने हयात में भी लिखा कि लोगों का जोश व खरोश बिला तफरीक नस्ल, जुबान या उम्र, वो हर आदमी बहुत ज़्यादा पुरजोश था, बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं। आज तो शायद वो तहरीक पाकिस्तान में बाकायदा किरदार अदा करने वाले लोग तो नहीं हैं, लेकिन मुझे ये याद ज़रूर है, और फ्लोर ऑफ द हाउस एज ए MNA मैंने एक दो बार इसका इजहार भी किया कि भाई मतलब सरकारी सतह पर यह होना चाहिए था। मेरे वाले साहब के अलावा भी बेशुमार लोग हैं, पंजाब से बेशुमार लोग हैं, सरहद से हैं, KPK से हैं, सिंध से हैं, इमिग्रेंट्स हैं बहुत सारे जो कि पाकिस्तान बनने के बाद नेपाल के रास्ते कहीं से भाग कर किसी तरीके से पाकिस्तान आए, क्योंकि उनका सर्वाइवल नहीं था हिंदुस्तान में, अल्टीमेटली उनको पाकिस्तान ही आना था। तो मैं अक्सर कहता था कि भाई देखें, उनकी निगाहें तकती हैं कि कोई सरकारी अफसर आकर उनको सलाम करे, सलूट मारे कि साहब तुम्हारे बड़ी मेहरबानी बड़े साहब। तो लेकिन वो बदकिस्मती है कि क्योंकि हम शायद कौमी वतीरा ही नहीं रहा कि हमारा, कि हम अपने मोहसिनों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जिस मुआशरे में मौजरत के साथ औलाद भी अपने अमूमी तौर पर अपने वालिदैन के एहसानात को भूल जाए, तो यहाँ पर कौमी रुझान तो बड़ा भयानक है, ख़तरनाक है। तो हम अगर मोहसिनाने पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान और बड़े लोगों का नाम भी पूछे ना किसी से, तो अमूमी तौर पर 5 से ज़्यादा लोगों का नाम नहीं बता सकेंगे। हालांकि हज़ारों की तादाद है जिन्होंने तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान के की तख्लीक के बाद किरदार अदा किया। उसमें तो बेशुमार इस तरह के लोग हैं जो कि किस्से कहानियों में भी नहीं है अब। और मेरा ख्याल है कि ये आप वीनस TV की तरफ से, आपके इंटरटेनमेंट की तरफ से मेरा ख्याल एहसन इक़दाम है कि उन तमाम आमाइदीन को, उन तमाम अकाबरीन को, उन तमाम रुफ़क़ा को, क़ायद आज़म के बिलखसूस, कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बाकायदा अपना किरदार अदा किया। बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जिसका तसव्वुर नहीं है। आज हम 4x4 की कोई दुकान किसी को नहीं देने के रवादार होते हैं। बिल्कुल। वो लाखों मुरब्बा मील की जायदादें हों, जो नवाब हों, जूनागढ़ का नवाब आप देख लें, आप हैदराबाद दक्कन को देख लें, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका बाकायदा किरदार है। आगा खान, सर आगा खान को देख लें, मखतूतात सर सैयद अहमद खान को देखें, मखतूतात सैयद सुलेमान नदवी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें याद करना चाहिए मोहसिनों को। और किस्से कहानियाँ तो बहुत सारे हैं जो कि प्रैक्टिकल लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। फिर ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश हो गया है, वहाँ पर जाकर जिन लोगों ने काम किया, मेहनत की पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए, और दिफा पाकिस्तान के हवाले से आज का दिन है। तो पाकिस्तान के दिफा की तजदीद करनी है आज के दिन, तो मुश्तरका तौर पर कि दिफा के लिए तमाम पाकिस्तानी कौम एक साथ खड़ी हुई है। ये तजदीद कर देने बुनियादी तौर पर। लेट्स सी। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम कोशिश ये अपने शो के थ्रू भी करते रहते हैं और वैसे भी करते रहेंगे कि जितना हो सके हम हमारी आज की नौजवान नस्ल को ये बता सकें, जितनी भी अवेयरनेस दे सकें ये कम है, और जितना बता सकेंगे वो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ होगी कि हम अपनी ज़िंदगी में चलो कुछ नहीं कर सके तो चलो अपनी आवाम को बाशऊरी कर जाएं। तनवीर साहब मुझे बताइए, आज डिफेंस डे है, हम यूथ की भी बात करें, हम डिफरेंट चीज़ों की बात करें, तो चाहे अमन हो या चाहे जंग हो, दोनों चीजों में नौजवानों का किरदार बड़ा मैटर करता है। तो अगर कोई ऐसे यूथ हमें देख रही है, जो कि कोई भी लड़का हमें देख रहा है, बॉय स्काउट्स का अगर वो हिस्सा बनना चाहे, तो उसका क्या तरीकेकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वीनस एंटरटेनमेंट का कि इस प्रोग्राम के ज़रिए स्काउट तहरीक को फ़रोग़ का मौका मिल रहा है। असल में हम स्काउट हैं और स्काउटिंग करते हैं। स्काउटिंग को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो SCOUTING ये स्पेलिंग होती है। इसमें से S और C को हटा दिया जाए तो आउटिंग रह जाती है। आउटिंग डिपेंड करती है कैंपिंग पर और हाइकिंग पर। हाइकिंग SC ये मुखफ़फ़ है साइंस का, हम लिखते थे ना फर्स्ट ईयर साइंस, सेकेंड ईयर साइंस। तो कौन सी आउटिंग? जो साइंटिफिक आउटिंग हो। और साइंटिफिक आउटिंग 2 तरीके से हमारे यहाँ होती है, एक कैंपिंग के जरिए, एक हाइकिंग के जरिए। कैंपिंग में भी बच्चा घर से बाहर आता है, एक कैंप के अंदर रहता है। 8 मुख्तलिफ घरों के बच्चे, 8 मुख्तलिफ जहनों के बच्चे यकजा होकर टेंट के अंदर रहते हैं, अपने हाथ से कैंप की सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, खाना बनाते हैं, अपने कैंप को सजाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। रियान हाशमी साहब खुद भी स्काउट रह चुके हैं। और क्या बात है। हाँ, इस तरह से जब वो 5 दिन 4 दिन कैंप में रहते हैं
तो मिलजुल कर काम करने की आदत पैदा होती है, एक दूसरे का साथ देने की आदत पैदा होती है, हर रोज लीडरशिप बदलती है तो लीडरी का तरीका उनको हासिल होता है, और बच्चा जब 5 दिन के बाद वहां जाता है तो कॉन्फिडेंट होकर घर जाता है। हाँ। इसी तरह से दूसरा तरीका हाइकिंग का है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह सफर किया जाता है। सफर पैदल भी होता है, साइकिल पे भी है, मोटरसाइकिल पे भी, किसी तरह से। जब आप एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं तो हर 100 किलोमीटर के बाद जबान और लहजा बदल जाता है। तो ये मालूमात हमें हासिल होती हैं कि जी इस इलाके के अंदर ये ज़बान बोली जाती है, यहाँ से आगे जाएंगे तो ज़बान तब्दील हो जाएगी, हर जगह की सकाफत तब्दील हो जाती है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें जो कैंपिंग और हाइकिंग है, जो स्काउटिंग को फैलाने का या स्काउटिंग का जरिया है, ये बच्चों में कॉन्फिडेंस देती है और बच्चों को मुफीद बनाती है। तो अगर बच्चे चाहते हैं कि जी वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बने तो स्काउट तहरीक का हिस्सा बने। अगर नौजवान ये चाहते हैं कि हमें दूसरे कामों के साथ साथ इस अच्छे काम में भी हिस्सा लेना चाहिए तो वो यकीनन जो है वो हमारी तहरीक का हिस्सा बन रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर तकरीबन 80,000 से 1 लाख स्काउट पूरे सिंध में मौजूद हैं जो खिदमत के जज्बे से सरशार काम कर रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। और अगर बहुत सारी यूथ इस वक्त हमें जो देख रही है, यकीनन देख रही होगी, वो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक वही बात है कि आप दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है, एक्सप्लोर आपने खुद करना है, बाहर आपने खुद निकालना है। सलीम शाह साहब, प्लीज मुझे ये बताइए कि आप विंग कमांडर भी रह चुके हैं, जो 1965 की जंग में जो जज्बा था, जो हुब्बुल वतनी थी, वो आज के नौजवान में देखते हैं आप? आज के नौजवानों में तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस वक्त इतना जज्बा था, वो बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, हर एक, और किसी काम कारोबार से ताल्लुक हो, चाहे वो खेती बाड़ी करे या बस ड्राइवर हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना जज्बा था कि वो उसके बाद देखा नहीं गया। वो जज्बा इतना जज्बा था। और अल्लाह ताला, मेरी जो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो बच्चे हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उन सब में ये शऊर पैदा हो और वो दुनिया में नाम पैदा करे इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है। और अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह ताला ने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी बहुत अवार्ड दिए हैं, बरतानिया ने भी दिया और कनाडा ने भी दिया। क्या बात है। तो ये सब मैं कहता हूँ मिल जाने वाला है, इंसान का कुछ भी नहीं है, जो अल्लाह ने लिख दिया वो मिलना ही मिलना है। और वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप आप देखें ना, वहाँ तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वो इंटरनेशनल है, चाइना का, जापान का, फ्रेंच, जर्मन, सब लोग अरबी, उसमें अल्लाह ताला ने इतना मुकाम दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को इतना शऊर दे, इतना ऊपर करे, वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, उससे मालामाल करे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। और बस आप जैसों की ही दुआओं की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग हमारा असासा है। रियान हाशमी साहब, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी हमने उनसे पूछा कि भाई यूथ में हम अभी इस वक्त क्या देख रहे हैं, तो आप अभी जो हमारी यूथ को देख रही हैं वो क्या पोटेंशियल देख रहे हैं? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना रहना चाहिए वैसे हमें, लेकिन ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम मजबूत ख्यालात के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत, उसको कहते हैं उटोपिया, जिसमें आप तमाम चीज़ें मजबूत हैं और रियलिस्टिक अप्रोच ना रखें। ऐसा ही है। तो लेट्स बी रियलिस्टिक। अभी तो सूरत हाल ये है कि जो आम नौजवान है पाकिस्तान का, वो इंतहाई मुतनफ़िर है, नाउमीद है, और वो निज़ाम से भी नाउमीद है, रोज़गार के मौक़ों से भी नाउमीद है, हर चीज़ से नाउमीदी की तरफ चला गया है। अच्छा, अब ये नाउमीदी की कैफियत जो पैदा हुई है उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें वो जो रमक होनी चाहिए थी लीडरशिप की जानिब से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवेद के हवाले से, या 5 years 10 years प्लान के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह का कौमी सतह के ऊपर नहीं है। तो एक तो नतीजा ये निकला कि हमें कौमी सतह पर पॉइंट ऑफ कॉमन कंसर्न आइडेंटिफाई करना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल वाबस्तगियों से बालाए ताक होकर, कि हमें नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ तो एजेंडा फाइनल करना पड़ेगा ना हमें। मिसाल के तौर पर नेशनल एजेंडा आपका क्या हो सकता है कि हमें लुक्रेटिव
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें फिर हमें जीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग द करप्शन होनी चाहिए, ईज इन डूइंग बिजनेस होना चाहिए, एसएमई सेक्टर की प्रमोशन की बात होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन या लैंड रिफॉर्मेशन की बात होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी 2-3 और चीजें हैं। उसमें लोकलाइजेशन की पॉलिसी मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है मेरे ख्याल है 3रा या 5वां ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपका फॉरेन रेमिटेंस आपका जा रहा होता है, आपके रिजर्व जो है ना आप देने पड़ रहे होते हैं। हाँ। तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया था कि लोकलाइजेशन कर दी थी। मिसाल के तौर पर ऑल्टो गालबन थी जिसको 70% डिलीशन प्रोग्राम पे लेकर आ गए थे कि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उससे क्या होगा कि लोकल वेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, आपका पैसा बच रहा होगा। दूसरा ये कि आपकी चीज आप ही के लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये ग्रेजुअली एक्सपेंशन की तरफ जानी थी। मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर की मिसाल दी है, इसी तरह पावर जनरेशन के हवाले से है। उन्हीं दिनों में जमपीर हमारे पास विंड कॉरिडोर है, तो वहां पर विंड टर्बाइंस वगैरह लगाए गए थे, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ डाइवर्ट होना था, चाहे वो सोलर हो, लेकिन विंड कॉरिडोर हमारे पास मौजूद है। इसी तरह तो हमें मास ट्रांजिट के ऊपर काम करना था, मास ट्रांजिट पे काम भी हुआ, ऐसा नहीं है। तो कौमी जो सतह के ऊपर कुछ कंसेंसस हैं वो तो डेवलप करने होंगे, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को एतराज नहीं होना चाहिए, किसी भी सेगमेंट को। हाँ, ऐसे लोगों को एतराज होगा, और आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ, आपके नाजरीन के गोशगुजार कर रहा हूँ कि जो ये कहे कि नहीं हमें निचली सतह तक इख्तियार नहीं देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा सेगमेंट हमारे मुआशरे में मौजूद है जो कि पावर कॉरिडोर्स को अपने हाथ में मरकूज करके रखना चाहता है। जो ये बोले कि हम लैंड रिफॉर्मेशन नहीं करेंगे या हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन नहीं करेंगे, एक हारी को इतना इस्तेहकाक नहीं है कि वो 10 एकड़ के ऊपर अपनी काश्तकारी कर सके, क्योंकि वो बैरन और अबेंडेंट लैंड किसी वडेरे या जागीरदार ने अपने पास रखकर उसको सुखाना ही है। तो वो उससे खायफ होगा कि वो एग्रीकल्चरल या लैंड रिफॉर्मेशन की तरफ जाए। तो ये माइंडसेट भी मौजूद है। जहां पर अर्बन पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो अर्बन एरियाज में भी मामलात हैं। देखिए, तालीम बड़ी जरूरी है, जो अपकमिंग इंडस्ट्री है वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है आपकी, एंड सो ऑन, बहुत सारी लिस्टें हैं इसमें। गेमिंग इंडस्ट्री है। अभी मेरे पास एक स्टैटिस्टिकल डाटा आया था, उसके मुताबिक पाकिस्तान के वो नौजवान जिनको कोई सपोर्ट नहीं है फ्रीलांसिंग के ऊपर, आईटी इंडस्ट्री, ई कॉमर्स के ऊपर अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं, जिस वजह से गवर्नर सिंध ने, उनका काम नहीं है गवर्नर सिंध का, गवर्नर सिंध सेरेमोनियल पोस्ट, ऑल्दो इट्स अ सेरेमोनियल पोस्ट, लेकिन वो स्टिल वो लाखों की तादाद में नौजवानों को बिला तफरीक जुबान, लिसान या सियासी वाबस्तगी वो फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है 18वीं तरमीम के बाद, भाई ये सूबे की जिम्मेदारी है, हर सूबे की अपनी जिम्मेदारी की, तालीम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी हो, या 50 मेगावाट से नीचे के पावर जनरेशन के यूनिट्स हो, वो इनकी जिम्मेदारी बन गया है। इसके अलावा भी और भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। और आपका इकोनॉमिक हब कराची को जब डिप्राइव किया जाता रहा या अभी भी हो रहा है, तो लब कुशाई नहीं कर रहे। कुछ लोग मसलहत का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग डर रहे होते हैं क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर है। कराची में पॉलिटिक्स करना बड़ा जिगरे का काम है, क्योंकि यहाँ पर निशान इबरत बनाया जाता है पॉलिटिकली आवाज उठाने की पादाश में। तो बड़ा शेर का जिगरा चाहिए यहाँ पर कराची में, खासतौर पर पॉलिटिक्स करने के लिए, क्योंकि आप जब बात कर रहे होते हैं तो एक ऐसा बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत पावरफुल सेगमेंट है, जो पावरफुल एलीट है, वो उसको पसंद नहीं आती चीज। अच्छा, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। अब इसके ऊपर ये तो वो चीजें होंगी जिसकी वजह से हम 5 साल 6 साल में प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेजुअल होगा, फौरी तौर पर नहीं होगा। आज का अमेरिका 200 साल के बाद बना है अमेरिका, हमें 75 साल हुए हैं, हो सकता है कि हमें 10-20 साल लगे, हम इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं ना हम एज अ नेशन। तो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो, रियलिस्टिक भी रहें। पाकिस्तान नेमत है बहुत बड़ी इस खित्ते के लिए, इस जोग्राफियाई खित्ते के लिए बहुत बड़ी नेमत है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, लेकिन किसी चीज कुछ कमी रह गई है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी एक और चीज बता दूं, डॉक्टर महबूबुल हक साहब का फॉर्मूला 5 years और 10 years प्लान जो कोरिया ने इंप्लीमेंट कर लिया, कहां से कहां पहुंच गया, हमारे बाद आजाद हुआ था और हमने उनको टाटा बाय बाय कर दिया था। वो कोरिया में जाके अपना प्लान देकर आ गए और उन्होंने इंप्लीमेंट किया। कोरिया ने क्या किया, उन्होंने यही किया, लैंड रिफॉर्मेशन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट, एसएमई सेक्टर एम्पावरमेंट। तो वो तरक्की करते गए और पॉलिसीज को परस्यू किया उन्होंने।
टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, और हमने ही करना है, भले देर से करें लेकिन हम ही करेंगे। और बहुत सारी खूबसूरत बातें चल रही हैं और बहुत सारी मोटिवेशनल बातें चल रही हैं, दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, लेकिन इस वक्त यहाँ टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। आप लोग देख रहे हैं 6 सितंबर स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि प्रेजेंट की जा रही है वीनस एंटरटेनमेंट पे। योम दिफा पाकिस्तान है। कोशिश करें कि पाकिस्तान के दिफा के लिए या अब मतलब बेसिकली अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, जब आप इस दुनिया से रुखसत हों या जब आप एक एज को पहुंच जाएं तो आपके अंदर आपका एक ज़मीर मुतमईन हो कि हाँ, मैंने पाकिस्तान के लिए कोई स्टेप उठाया था या पाकिस्तान के लिए काम किया था। अख्तर मीर साहब, मुझे ये बताइए, अगर हम बात करें पाकिस्तान में बॉय स्काउट्स की जो हिस्ट्री है तो आप प्लीज जरा उसको ब्रीफली डिफाइन कीजिए। जी पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का जो क़याम है वो 1 दिसंबर 1947 को अमल में आया था। और उससे पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा कि 1947 के अंदर स्काउट्स की एक जमहूरी फ्रांस में मुनक्किद हो रही थी। ठीक है। और उस जमहूरी में मुत्तहदा हिंदुस्तान का एक स्काउट दस्ता शरीक था। जमहूरी हम स्काउट्स के बड़े इज्तिमा को कहते हैं, और पहली स्काउट्स की जो वर्ल्ड जमहूरी थी वो लंदन में ओलंपिया के मुकाम पर 1920 में हुई थी। तो ये छठी आलमी स्काउट जमहूरी फ्रांस में मुनक्किद हो रही थी। हिंदुस्तान का जो दस्ता उसमें शरीक था वो बरतानवी परचम के साथ वहाँ शरीक था। ठीक है। 9 अगस्त से 18 अगस्त तक ये जमहूरी थी और स्काउट्स वहाँ पहुँच चुके थे। उस दौरान जब स्काउट्स को ये पता चला कि 14 अगस्त को 2 नए मुल्क वजूद में आ रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा है, तो दोनों ममालिक के स्काउट्स ने जमहूरी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि हमें हमारे मुल्कों के परचम लहराने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने के बाद हिंदू स्काउट तो मुतमईन थे क्योंकि वो अपना परचम साथ लेके गए थे और परचम उनका मौजूद था, लेकिन जो मुसलमान स्काउट्स थे उनके पास परचम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जितनी भी आज़ादी की तहरीक, जो अभी रेहान हाशमी साहब ने भी जिक्र किया, कि वो मुस्लिम लीग के परचम तले लड़ी जा रही थी। जो सब्ज रंग का एक झंडा था जिस पे चांद और तारा था। सिर्फ इस झंडे के को लेके सब जो है तहरीक आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। तो इसलिए मुसलमान स्काउट बड़े परेशान हो गए कि पाकिस्तान का परचम कैसा है, क्योंकि परचम जो है हमारा पाकिस्तान का परचम वो 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज़ असम्बली ने मंजूर किया था और 11 अगस्त को स्काउट वहाँ मौजूद थे। और 14 अगस्त को परचम लहराना था। हमें परचम की अहमियत का इल्म नहीं था कि उसकी बनावट कैसी है। उनकी मदद, जब परेशान थे तो उनकी मदद अलजायर के एक स्काउट ने की। वो इंटरनेशनल टुडे एक अखबार लेके आया जिसके अंदर पाकिस्तान का नक्शा था, हिंदुस्तान का नक्शा था। उसके अंदर पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर थी, हिंदुस्तान के झंडे की तस्वीर थी, कायदे आज़म की तस्वीर थी और गांधी साहब की तस्वीर थी। उस अखबार को देखकर मुसलमान स्काउट्स ने परचम तैयार करने का फैसला किया और शिमला के एक स्काउट ने सब्ज पगड़ी से, वो हिंदू स्काउट था, उसने अपनी पगड़ी से सब्ज कपड़ा दिया। मुल्तान के एक स्काउट ने, इनायतुल्लाह गर्देजी ने, अपनी कमीज से सफ़ेद कपड़ा दिया। और उसके बाद फ्रांस की 2 गर्ल गाइड मदद के लिए आई। वो सेविंग मशीन साथ लेके आई और उन्होंने रात गए तक पाकिस्तान का परचम तैयार किया और रात 11 बजे ये परचम मुकम्मल हुआ जो अगले दिन सुबह लहराया जाना था। तो जब ये परचम मुकम्मल हो गया तो मुसलमान स्काउट बड़े जोश में थे। उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि आप इसका क्या मुआवजा लेंगी। तो उन लड़कियों ने कहा कि आप मुसलमान हैं, वादे का पास रखते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़कियों ने कहा जितनी जेब में पैसे सब निकाल दें। वादा किया था, जेबें खाली कर दी, लड़कियों ने पैसे समेटे और चली गई। अगले दिन 14 अगस्त थी, तो 14 अगस्त की सुबह को जम्बूरी के मैदान में परचम लहराया गया, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का। यकजहती के जज्बे के तहत
पाकिस्तान का परचम हिंदू दस्ते के कायद GM मार्थन ने लहराया, हिंदुस्तानी परचम मुसलमान दस्ते के कायद कुरैशी अहमद इकबाल ने लहराया, और जो स्काउट का फ्लैग था वो सरफराज रफ़ीकी शहीद विंग कमांडर जो थे और 1965 के हीरो थे, उन्होंने वो परचम वहाँ पर लहराया। अब ये स्काउट जब जमहूरी मतलब फ्लैग होस्टिंग हो गई तो शाम को एक तकरीब मुनक़िद हुई कि केक वगैरह काटे गए, तो उसमें वो बच्चियां भी शरीक थीं। जब वो लड़कियां वहाँ पर आईं तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमने किसी भी नए वजूद में आने वाले मुल्क का परचम तैयार किया है, इसलिए ये सारी रकम हम आपको वापस लौटाते हैं। तो इस तरह से ये जो स्काउट्स है इसकी ये वो वहां से अब वो बच्चे जो हैं उन्होंने फैसला करते हैं कि अब हम बम्बई नहीं जाएंगे बल्कि कराची की बंदरगाह पर उतरेंगे, जहां कायदे आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। जहाज लेट था तो कायदे आज़म से कहा गया कि जी आप गवर्नर हाउस वापस आ जाएं, दोबारा आ जाइएगा। तो कायदे आज़म ने फरमाया नहीं, मेरे मुल्क के पहले सफ़ीर आ रहे हैं तो मैं यहीं खड़े रहकर उनका इंतज़ार करूंगा। तो कायदे आज़म ने फ्रांस में परचम लहराने वाले स्काउट्स को पाकिस्तान का पहला सफ़ीर करार दिया। और फिर उसके बाद जितने लोग पाकिस्तान में जमा थे, 1 दिसंबर 1947 को नेवल हेडक्वार्टर के अंदर इजलास हुआ, पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का क़याम अमल में आया, कायदे आज़म को पाकिस्तान का पहला चीफ स्काउट बनाया गया, और इस तरह से पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन कायम है। पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का नेशनल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, 9 सूबाई एसोसिएशन है, हर सूबाई एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है जो नौजवानों के लिए काम करता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और कायदे आज़म जैसे लीडर और वो उनके जैसी सोच रखने वाले लोग हमारे माशरे में मज़ीद और भी पैदा होने चाहिए, और अगर हैं भी तो शायद उन्हें मैनिपुलेट कर दिया जाता है या उनको जो है वो सही तरफ गामजन नहीं किया जाता, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। सलीम शाह साहब, मुझे प्लीज़ ये बताइए, हमें जो नौजवान इस वक्त देख रहे हैं, क्या ऐसी कमी है जो अगर वो अपने अंदर पूरी करें तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 6 दिसंबर का जो दिन है, यह हम हर साल बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। बिल्कुल। इसी मोटिवेशन के लिए कि ये जो बच्चे हमारे हैं उनको पता चले कि 6 सितंबर को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किन लोगों ने किया था, या 47 में जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, सैकड़ों लोगों की कुर्बानियाँ दी गई हैं, और उसमें कोई रंग नस्ल कोई पैमाना नहीं था। बिल्कुल। हर एक के लिए काम किया गया, और एयरफोर्स ने भी बड़ा काम किया है। ये जो 6 सितंबर मनाया जाता है और याद रखा गया है हर साल, और वो चाहे छोटा इलाका हो या बड़ा इलाका हो, हर जगह मनाया जाता है, चाहे इस्लामाबाद हो या सूबे सरहद हो या कराची हो। बिल्कुल। कराची में हमारा जो नॉर्थ रेजिडेंट कमेटी एंड वेलफेयर एसोसिएशन है, ये हर साल 5 स्टार पे बहुत बड़े पैमाने पे अच्छे तरीके से बनाते हैं, और उसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, चाहे वो ईस्ट हो, साउथ हो, मलीर हो, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाले भी उसमें शामिल होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। ये सब मोटिवेशन देने के लिए बच्चों को, हमारे बच्चों को नहीं पता कि क्या किया, कैसे क्या कुर्बानियाँ क्या हुई हैं, तो उसको बताते हैं, तकरीरें करवाते हैं लोगों से, बुजुर्गों से, वो अपने हालात बताते हैं कि हमने क्या काम किया। कोई कारकुन है, कोई रज़ाकार है, कोई कुछ, बहुत सारे लोग थे बहुत ज़माने, तो उसको उसकी मोटिवेशन के लिए बच्चों को पता चले, और अल्लाह कामयाबी दे रहा है, कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये मैंने फिर एक बात मैं फिर बोलूँगी कि ये वाकई हमारे पाकिस्तान का वो असासा है, वो कीमती लोग हैं, वो अनमोल हीरे हैं जिनको हमें जो है वो हमेशा संभाल के रखना चाहिए। और अगर जो हम नहीं जानते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान किस तरह वजूद में आया, पाकिस्तान ने किस तरह से पाकिस्तान के हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया है, तो आपको ये ज़रूर पता चलना चाहिए। अपने बड़ों में बैठिए, बुजुर्गों में बैठिए और
ऑल दो मैं बिल्कुल इस चीज से डिनाई नहीं करती कि सोशल मीडिया एक बड़ी पावर है हमारे पास, हम अपनी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन पावर तब है जब हम उसे पॉजिटिव वे में यूज करेंगे। अगर हम उसे नेगेटिव वे में यूज करेंगे तो फिर वो पावर नहीं है, वो उसकी डिसएडवांटेजेस हैं सारी, जो आपको जो है वो यके बाद दिगरे मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ने के लिए या अपने आप को मजीद ग्रूम करने के लिए, एजुकेट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया है तो फिर अच्छी बात है। अगर टेक्नोलॉजी के साथ और दुनिया के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। रेहान हाशमी साहब एक ऐसी पर्सनालिटी का बेटा, जैसे आपने बताया कि मैं कहता हूं कि MNA 2 बार मुंतखब होना और उस्मान हाशमी साहब का बेटा होना, मैं कहता हूं वो ज्यादा बढ़कर है। तो जब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जब लोग बात करते हैं इस बारे में, तो आपको एक बहुत प्राउड मोमेंट आता होगा। जो लोग देख रहे हैं, जो यूथ हमें देख रही है, जो लोग नहीं करते कुछ भी पाकिस्तान के लिए या बैठ के सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बातें करना सबसे आसान काम है। प्रैक्टिकली जब आदमी काम करता है तो पता जाता है कि काम करना किसको कहते हैं। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए हो, आपको रेजिस्टेंस भी आती है, मसाइल भी आते हैं। मैंने कहा कि माशरती रुझान जो हमारा हो गया है वो बड़ा मनफी हो गया है। तो वो नौजवान जो कि कुछ करना चाहते हैं ना, तनकीद करने के बजाय प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। हिंड्रेंस आएंगी, जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं वो बज़न ना हो, नाउमीद ना हो। और यौम दिफाए पाकिस्तान के दिन के तनाजुर में एक बस छोटी सी बात गुजार कर दूं कि देखें, ये तजदीद कर रहे हैं हम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को किसी भी तरीके से डैमेज करने वाली वो तमाम अमूर, चाहे वो सोशल मीडिया पर बैठकर मनफी अफकार व ख्यालात की गम्माजी करना हो, फेक न्यूज़ चलाना हो, हमारे वो इदारे जो कि पाकिस्तान के दिफा के ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ हर्जा सराई करना हो, नाउमीदी की कैफियत फैलाना हो, या पाकिस्तान के ऊपर अपने नज़रियात को फोकस करना हो, अपने नज़रियात को तरजीह देना हो। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए का आउटकम है और पाकिस्तान का नज़रिया ही तरजीह होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम अमल को भी आज तय कर लें कि हमें रद्द करना है। देखिए, बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके हमारे भी बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की लिमिट्स होनी चाहिए ना, एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए। बियॉन्ड द बाउंड्री जब जाते हैं आप तो वो चीज़ें बर्बाद होती हैं। चाहे और हर इदारे ने अपनी बाउंड्रीज बनाई भी होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और हर आदमी को भी अपनी बाउंड्रीज बनानी है, हर इंस्टीट्यूशंस को बनानी होती हैं, चाहे वो सहाफती इदारे हों, मीडिया हो, पैमरा है, नेपरा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्लिमान है, जुडिशरी है, या सियासी जमातें हैं, या सियासी जमातों के वो बेहंगम अंदाज में कारकुनान हैं जिनको इस बात से गर्ज नहीं है, जिनको सिर्फ अपनी ईगो की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने ही इदारों के खिलाफ दुनिया भर में जग हसाई का मौका फराहम करने के अमल कर रहे हों वो, तो मेरा ख्याल है उनकी हुब्बुल वतनी को भी चेक करना चाहिए और उनका DNA भी चेक करना चाहिए कि वो कहाँ से आए हुए हैं और वो किसके एजेंट हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम में खलल डाल रहे हैं। तो ये आज तजदीद का दिन है ना, पाकिस्तान है तो ये सारी चौधराहटें रहेंगी, सियासतें रहेंगी। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तमाम तगदौ भी कर रहे हैं। तो भाई, पाकिस्तान रहेगा तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, आपकी सियासत भी चमकेगी, आपका बिजनेस भी चमकेगा, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें। बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन उसका दायरा कार सेट करने के बाद आप तनकीद करें, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे होना चाहिए। कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए। बड़ी लंबी फेंकने के बाद आप उसकी फुलफिलमेंट नहीं कर सकें आप, और उसको रियलिस्टिक बुनियादों के ऊपर ही चीज़ों को करना चाहिए, तजदीद करनी चाहिए हमें। आज मेरा तो आपके नाज़रीन को ये रिक्वेस्ट है, बिल्कुल तजदीद करनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि बातें करना, जैसे रेहान हाशमी साहब ने भी कहा, बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आके काम करना, वाकई अपने आप को मनमाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमारा सल्यूट है, खराज तहसीन पेश करते हैं हम उनको। बहुत शुक्रिया सलीम शाह साहब, रेहान हाशमी आपका बेहद शुक्रिया हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। अख्तर मीर साहब आपका बेहद शुक्रिया। गौरी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो इतना प्यार नछावर करते हैं हम पर। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन आपको कैसी लगी आपने जरूर बताना है हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आपसे होगा 2 दिन का गैप, मेरा मंडे को आपसे होती है फिर मेरी मुलाकात। मॉर्निंग 10 to 12 हम लाइव होंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरह की पर्सनालिटीज और इस तरह के गेस्ट के साथ आपको ज्वाइन करेंगे कि जिनके साथ आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। जिंदगी रही, मंडे को होगी आपसे मुलाकात। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।